चैप्टर 86। तो चलिए शुरू करते हैं इस नावल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। इधर वीर प्रिया का लेकर अपने कमरे में आता है और उसे अपने बेड पर लिटा देता है। उसके पीछे पीछे डॉक्टर के साथ साथ सभी लोग भी आ जाते हैं। रिया तो प्रिया के पास जाकर बैठ जाती है और वीर से पूछती है भाई से क्या हुआ है, जिस पर वीर कुछ नहीं कहता है और वो डॉक्टर से कहता है कि वो उसे चेक करे, जिस पर डॉक्टर आगे आकर प्रिया को चेक करता है। उसके बाद वो प्रिया को एक इंजेक्शन दे देता है। उसके बाद वो वीर से कहता है देखिए इन्होंने शायद ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया था, इसी वजह से ये बेहोश हो गई है। मैंने इन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया और ये मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ, आप इन्हें टाइम से दे दीजिए। वीर वो रिसिप्ट ले लेता है और वो राघव को दे देता है। उसके बाद राघव डॉक्टर को लेकर वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद वो सभी की ओर देखता है और कहता है अभी तुम सभी लोग आराम करो जाकर, हम सुबह बात करेंगे। रिया तुम भी जाओ सोने, नहीं तो तुम्हारी भी तबीयत खराब हो जाएगी। रिया वहाँ से जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो यहाँ पर रुक भी नहीं सकती थी, इसलिए वो वहाँ से चली गई और बाकी सभी लोग भी उसके कमरे से चले गए। सभी के जाने के बाद वीर फ्रेश होने चला जाता है और जब वो अपने कपड़े बदल कर वापस अपने कमरे में आता है तो उसके हाथ में वही बॉक्स था जो उसे वहां पर मिला था। वीर वो बॉक्स ले जाकर अपने सीक्रेट रूम में जाकर अच्छे से रख देता है और वापस अपने रूम में आकर वो प्रिया को देखता है। प्रिया ने अपने कपड़े भी नहीं चेंज किए थे और उसने अभी तक अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। वीर प्रिया के चेहरे से मास्क निकालकर उसे साइड में रखी टेबल में रख देता है। उसके बाद वो प्रिया को देखता है कि उसे सोने में परेशानी हो रही है। तब वीर अपने मन में कहता है अब क्या करूँ, ध्यान ही नहीं रहा, नहीं तो रिया से ही कह देता है कि प्रिया के कपड़े चेंज कर देती। अब तो वो सोच चुकी होगी क्या करूँ, लगता है अब मुझे ही इसके कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। इसके बाद वीर अपने रूम की लाइट हल्की डिम कर देता है और फिर वो प्रिया के कपड़े एक एक कर निकालने लगता है, लेकिन उसकी हालत खराब होती जा रही थी। कैसे तैसे करके उसने प्रिया के कपड़े निकाले और अपनी एक शर्ट लेकर उसको पहना देता है। उसके बाद वो वॉशरूम में चला जाता है क्योंकि उसकी बॉडी पूरी तरह से गर्म हो गई। वीर इस वक्त शावर के नीचे खड़ा था जिसमें से ठंडा पानी उसके बॉडी पर गिर रहा था। करीब 1 घंटे बाद वीर वॉशरूम से वापस आता है। फिर वो आकर अपने बेड लेट जाता है और प्रिया को अपनी बाहों में भर लेता है। या वही प्रिया भी अपनी पकड़ वीर पर कस देती है, जिस पर वीर के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। थोड़ी देर में वीर भी सो जाता है। अगली सुबह माथुर विला में सभी लोग उठ गए थे। तब उन्हें पता चला कि वी यहाँ से जा चुका है क्योंकि उसके आज कोई बॉडीगार्ड नहीं दिख रहा था। इसलिए मिस्टर माथुर कंफर्म करने के लिए वो प्रिया के कमरे में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वी सही में जा चुका है, लेकिन उसके साथ प्रिया भी वहाँ से जा चुकी है क्योंकि उसके कमरे में कोई भी सामान नहीं था। इसका मतलब वो भी वीर के साथ यहाँ से चली गई। ये देखकर वो चिल्लाते हुए हाल में आते हैं। कहा हो सबके सब उनकी आवाज़ सुनकर सभी हाल में आते हैं और विपिन भी आते हुए कहता है क्या हुआ भाई साहब, इतना क्यों चिल्ला रहे हो, सुबह सुबह ऐसा क्या देख लिया आपने। जिस पर मिस्टर माथुर कहते हैं वो चली गई उसके साथ। उनके ये कहने पर ही सभी लोग चौंक गए और उनके मुंह से निकला क्या, पर ऐसे कैसे हो सकता है, अगर वो चली गई तो फिर हम वो कैसे वहां से निकालेंगे। अभी सभी आपसे में बातें कर ही रहे थे कि तभी मिस्टर माथुर का फोन बजा, जिस पर मिस्टर माथुर अपना फोन चेक करते हैं, लेकिन जिसका फोन आ रहा था उसका नाम देखकर उनके हाथ पैर कांपने लगे और उनका मोबाइल हाथ से छुटकर जमीन पर गिर गया। इधर मित्तल मैंशन में आज माहौल बहुत शांत था क्योंकि कल रात मिस्टर मित्तल घर नहीं आए थे, इसलिए आज वहां पर कोई हंगामा नहीं हुआ था। तभी गेट की डोरबेल बजती है तो मिसेस मित्तल एक सर्वेंट से कहती है रामू जाकर गेट खोल देख कौन आया, जिस पर रामू कहता है जी मालकिन, इतना कहकर वो डोर खोलने चला जाता है। रामू जैसे डोर खोलता है तो वहां पर काव्या खड़ी हुई नजर आती है जो अपने लगेज के साथ खड़ी थी, जिसका मतलब वो लंदन से वापस आ गई थी। रामू उसे देखकर कहता है अरे काव्या मैडम आप वापस आ गई, आइए आप चलिए मैं आपका लगेज ले चलता हूँ। उसकी बात काव्या कहती है रामू काका माँ कहाँ है। तब रामू कहता है वो किचन में है, ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही है, जिस पर काव्या वहाँ पर सीधा किचन में चली जाती है। वही रामू उसका लगेज लेकर अंदर उसके कमरे की तरफ जाता है कि तभी उसे काव्या की आवाज़ सुनाई पड़ती है काका अभी मेरा लगेज यही रहने दीजिए, क्या पता मुझे अभी वापस जाने की जरूरत पड़ जाए। ये बात रामू के साथ मिस्टर मित्तल भी सुन लेते हैं जो अभी अभी घर में इंतही हुए थे। मिस्टर मित्तल को काव्या की बातों से थोड़ा हट भी हुए थे, लेकिन वो दिखाते नहीं है क्योंकि वो खुद इस वक्त इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, उनकी कंपनी बिकने में आ गई थी। वो सीधा वहां से अपने कमरे की तरफ चले गए। इधर काव्या किचन में जाकर अपनी माँ के पास खड़ी हो जाती है। वही मिसेस मित्तल को महसूस होता है कि कोई उनके पास खड़ा है तो वो अपना सर उठाकर वो देखती है तो उन्हें काव्या दिखाई देती है। उसे देखकर मिसेस मित्तल कहती है अरे काव्या तू कब आई, जिस पर काव्या कहती है बस अभी अभी आप ये बताए भाई कहाँ, और रिया वो भी नहीं दिखाई पड़ रही है। ये कहते हुए काव्या लगातार अपनी माँ का चेहरा देख रही थी। उसकी बात सुनकर मिसेस मित्तल अपनी नज़र चुराने लगती है और कहती कुछ नहीं है। उनके कुछ न कहने पर काव्या फिर से अपनी माँ से पूछती है बताइए माँ भाई कहाँ है, और आपने मुझे एक बार मैं फ़ोन करके नहीं बताया कि मेरा भाई वापस आ गया है।
जिस पर मिसेस मित्तल कहती है वो रिया तुझे सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए उसी ने मना किया था कि तू जब आएगी तब तुझे सरप्राइज देगी। जिस पर काव्या कुछ नहीं कहती है। वो ठीक है माँ, चलो मान लिया, लेकिन है कहा वो दोनों। जिस पर मिसेस मित्तल फिर से चुप हो जाती है, क्योंकि मिसेस मित्तल को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बताए काव्या। ये कि दोनों यहाँ नहीं रहते या ये रिया ये घर छोड़कर चली गई। आखिर में मिसेस मित्तल ने सच बोलने का फैसला किया। वो काव्या से बोली वो दोनों यहाँ नहीं है, रिया विराज के साथ उसके घर चली गई। उसके बाद काव्या उन्हें थोड़ी देर तक देखती है, फिर वो बोली मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझे सच बताया। मुझे पहले ही सब कुछ पता कर चुकी थी कि मेरे जाने के बाद यहाँ क्या क्या हुआ, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहती थी कि आप मुझसे झूठ कहेगी या सच। माँ, आप भाई की बात क्यों नहीं मान लेती है? आप एक रिश्ते की वजह से किसी दिन अपने बच्चों को भी खो देगी। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती है? सब लोग आपको समझा समझा कर थक गए, लेकिन आप है कि समझने की कोशिश ही नहीं कर रही है। चैप्टर 87। तो चलिए शुरू करते हैं इस नावल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। काव्या की बात पर मिसेस मित्तल कुछ नहीं कहती है, जिस पर काव्या कुछ नहीं कहती है। इनफैक्ट उसको गुस्सा आने लगता है अपनी माँ के ऊपर, लेकिन वो अपनी माँ के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहती थी। इसलिए काव्या आखिरी बार अपनी माँ से कहती है माँ, अभी भी मौका है आपके पास, इसलिए समझने की कोशिश कीजिए वरना बहुत देर हो जाएगी। इतना कहकर वो वहाँ से सीधा अपना लगेज उठाकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो इस घर में अब बिल्कुल भी नहीं रह सकती है जहाँ उसे सुकून नहीं मिलता हो। उसको बाहर जाते हुए दादाजी देख लेते हैं। वो रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक काव्या वहाँ से जा चुकी थी। इस पर दादाजी थक हर वही हाल में सोफे पर बैठ जाते हैं। इधर वीर और प्रिया दोनों अभी तक एक दूसरे के गले लगाए हुए सो रहे थे। सूरज की किरणें सीधे कमरे के अंदर आ रही थी, जिस वजह से प्रिया की नींद खुलने लगती है। थोड़ी देर बाद जब वो अपनी आंखें खोलती है तब उसे वीर का चेहरा दिखाई देता है। उसका चेहरा देखकर प्रिया के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। तभी उसे एहसास होता है वो कैसे वीर के ऊपर लेती हुई है और साथ में वीर ने भी उसकी कमर को कसकर पकड़ा हुआ है। प्रिया को ये भी एहसास होता है कि उसके कपड़े भी बदले हुए हैं। उसने इस वक्त वीर की ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी। बस ये देखकर उसे शर्म आने लगी। साथ में वो अपने मन में सोचती है कि उसके कपड़े किसने चेंज किए, क्या वीर ने? नहीं, वो नहीं कर सकता है, जरूर काया या रिया नहीं किए होंगे। ये सोचकर प्रिया अपने आप को दिलासा देने में लगी हुई थी, बिना ये सोचे कि दो आंखें उसे कब से देखे जा रही थी। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है, तो प्रिया अपना सर उठाकर देखती है तो वीर उसे ही देखे जा रहा था। ये देखकर प्रिया हड़बड़ा गई और वो वीर के ऊपर से हटने की हुई, लेकिन वो वीर की पकड़ से छूट नहीं पा रही थी। साथ में उसे शर्म भी बहुत आ रही थी, क्योंकि वो कभी ऐसे किसी लड़के के पास नहीं गई थी। उसके लिए ये सब नया था। वीर प्रिया को देखकर कहता है गुड मॉर्निंग बीवी। प्रिया जब से सुनती है वीर के मुंह तो उसे और भी ज्यादा शर्माने लगती है, जिस पर वीर उसको छेड़ते हुए कहता है हम क्या बात, तो तुमको शर्म भी आ रही है? जिस पर प्रिया उसके सीने पर मारते हुए कहती है वीर तुम बहुत ज्यादा बेशर्म हो और छोड़ो मुझे फ्रेश होने जाना है। जिस पर वीर कहता है हाँ तो जाओ ना, किसने मना किया, और बेशर्म तो सिर्फ मैं तुम्हारे लिए हूँ। तब प्रिया वीर से कहती है वीर तुम मुझे छोड़ो यार, देखो कितना टाइम हो गया है, क्या तुम्हें आज कोई काम धाम नहीं है क्या? जिस पर वीर कहता है हाँ मुझे काम तो बहुत है, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। तुम एक काम कर, मुझे मॉर्निंग किस दे दो और चली जाओ। उसकी बात सुनकर प्रिया उसको हैरानी से देखे जा रही थी, क्योंकि वीर कभी भी ऐसे बर्ताव नहीं करता था जैसे आज कर रहा था। उसको ऐसे अपने आप को देखते हुए वीर उसके गाल को सहलाते हुए कहता है परेशान न हो, मैं तुम्हारा ही वीर हूँ और कोई नहीं। जो तुम मुझे ऐसे देख रही हूँ जैसे अभी तुम मुझे कच्चा चबा जाओगी। अब जाना है नहीं फ्रेश होने? जिस पर प्रिया हाँ में अपना सर हिलाती है। तब वीर कहता है तो फिर मुझे मॉर्निंग किस दो और जाओ फ्रेश होने। उसकी बात सुनकर प्रिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। साथ में उसे घबराहट भी हो रही थी, क्योंकि उसने ऐसी सिचुएशन कभी फेस नहीं की थी। थक हार कर उसने वीर के गाल पर एक किस कर दी, जिस पर वीर कहता है मैंने तुम्हें यहाँ पर किस नहीं करने के लिए कहा था बीवी, और मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो तुम मुझे ये बेबी किस दे रही हो। यहाँ पर किस करो मेरे लिप्स पर। वीर उसको अपने होठों में इशारा करते हुए उससे कहता है, जिस पर प्रिया कहती है ये तो तुम्हें पहले बताना चाहिए थे, ये तुमने पहले नहीं कहा था, इसलिए अब कोई तुम्हें किस नहीं मिलेगी, इसलिए अब मुझे जाने दो, छोड़ो। जिस पर वीर कहता है नहीं बीवी ऐसा कैसे, चलो अब जब तुम मुझे मॉर्निंग किस नहीं दे रही हो तो मुझे ही लेनी पड़ेगी। उसकी बात जब तक प्रिया को समझ में आती है कि तब तक वीर अपने होठ प्रिया के होठ में रख देता है। वही प्रिया तो जैसे थी वैसे में जम गई थी, उसका दिमाग पूरा ब्लैक हो गया था। तभी उसे अपनी होठों पर एक तेज दर्द हुए, क्योंकि वीर ने उसके होठ पर बाइट कर लिए था, जिस वजह से प्रिया के एक आह निकल गई, जिसका फायदा उठाते हुए वीर अपनी जीभ प्रिया के मुंह में एंटर कर देता है और उसको एक्सप्लोर करने लगता है। धीरे धीरे उनकी पैशनेट होती जाती है और प्रिया भी वीर का साथ देने लगती है, जिससे वीर और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो और पैशनेट के साथ प्रिया को किस करने लगता है। दोनों इस कदर तक खो गए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला।
वीर प्रिया को किस करते हुए उसके हाथ प्रिया की बॉडी में घूम रहे थे, जिस वजह से प्रिया के गूंजबम आने लगे थे कि तभी वीर को एहसास होता है कि प्रिया को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। तब वीर एक बार उसके लिप्स पर बाइट कर उससे अलग होता है। उसके अलग होते ही दोनों गहरी गहरी सांस लेने लगते हैं। वही प्रिया का चेहरा बहुत लाल हो रखा था और वो बहुत बुरी तरह से जोर जोर से सांस ले रही थी, जिस पर वीर प्रिया की पीठ को सहलाते हुए उसे रिलीफ देता है, जिससे प्रिया नॉर्मल होती है। प्रिया के नॉर्मल होने पर प्रिया वीर को गुस्से में देखती है और कहती है, तुमने मुझे बाइट क्यों किया? ये देखो मेरे होंठ खून निकलने लगा है और मैं बाहर जाऊंगी तो क्या कहेंगे सब लोग? जिस पर वीर मुस्कुराते हुए कहता है, कोई कुछ नहीं कहेगा, अब जाओ नहीं तो मैं फिर से शुरू हो जाऊंगा। इतना कहकर वो प्रिया की पकड़ हल्की कर देता है, जिस पर प्रिया उसके ऊपर से उठकर तुरंत वहां से वॉशरूम में भागते हुए चली जाती है, जिस पर वीर कहता है, अरे आराम से नहीं तो गिर जाओगी। जिस पर प्रिया अपनी स्पीड धीमी कर लेती है। उसके जाने के बाद जो मुस्कुराहट वीर के चेहरे पर थी वो अचानक से चली जाती है और उसकी जगह सीरियसनेस आ जाती है। वो उठता है और अपना मोबाइल उठाकर किसी को कॉल करता है। कॉल कनेक्ट होने पर वीर कहता है, मित्तल इंडस्ट्री खरीद लो, अब टाइम आ गया है उनको भी पता चले कि उन्होंने क्या खोया है। जिस पर उधर से आवाज आती है, जी बॉस काम हो जाएगा। उसकी बात सुनकर वीर कॉल कट कर देता है। कॉल कट होने के बाद वीर आसमान को देखते हुए कहता है, इट्स शो टाइम। चैप्टर 88। तो चलिए शुरू करते हैं इस नावल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। उसके बाद वीर वापस अपने कमरे में आ जाता है तो वो देखता है कि प्रिया अभी वॉशरूम से बाहर नहीं आई है। तो वो अपने कपड़े लेकर सीक्रेट रूम में चला जाता फ्रेश होने के लिए। इधर प्रिया वॉशरूम में अभी भी उस मोमेंट को याद कर रही थी जब वीर ने उसे किस किया था। ये सोच सोच कर वीर का चेहरा शर्म से लाल होता जा रहा था, जो उसके सामने शीशे में दिख रहा था। प्रिया ये देखकर अपने गालों को देख कहती है, ये क्या हुआ प्रिया, तू तो ऐसी नहीं थी, तुझे कब से शर्म आने लगी? नहीं नहीं, अब मुझे नहीं सोचना उस बारे में। इतना कहकर वो फ्रेश होती है कि तभी उसे एहसास होता है कि वो अपने कपड़े तो लाई ही नहीं, जिस पर प्रिया अपने सर पर मारते हुए कहती है, प्रिया इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो, अब मैं क्या करूँ? फिर उसे वहीं पर एक छोटी सी अलमारी दिखाई पड़ती है। उसे देखकर प्रिया उसके पास जाती है और उसको खोलकर देखती है तो वहां पर उसे बाथरोब रखे हुए नजर आते हैं, जो शायद वीर के थे। प्रिया उसी में से एक बाथरोब निकाल कर पहन लेती है। प्रिया की बॉडी उससे अच्छे से ढक जाती है, क्यों कि वो बाथरोब बहुत बड़ा था, जिसकी वजह से उसका क्लीवेज भी साफ साफ दिख रहा था। जिस पर प्रिया कहती है, ये तो बहुत बड़ा है यार, पर क्या करे, अब इसी से काम चलाना पड़ेगा। इतना कहकर वो अपने आप को और बाथरोब को संभालते हुए वॉशरूम से बाहर झांक कर देखती है तो उसे वीर कहीं नहीं नजर आती है। ये देखकर प्रिया के गहरी सांस लेती है और वो अपने दिल पर हाथ रखकर कहती है, थैंक गॉड वीर नहीं है यहाँ पर। इतना बोलकर वो रूम में आ जाती है। रूम में आकर प्रिया अपने आप से कहती है, मेरे तो यहाँ पर कपड़े भी नहीं होंगे तो पहनूंगी क्या? फिर उसकी नज़र वीर के कबर्ड पर पड़ती है, जिस पर प्रिया चलकर वीर के कबर्ड के पास आती है और कहती है, देखो शायद कुछ पहनने लायक मिल जाए। इतना कहकर वो वीर का कबर्ड खोलकर देखती है तो उसे अपने भी कपड़े वही मिलते हैं। ये देखकर वो चौंक जाती है, हे मेरे कपड़े यहाँ कैसे आए और उसे कौन लाया? क्या वीर कल रात? इतना कहकर वो अपनी बात ऐसे छोड़ देती है क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि ये सब वीर का किया हुआ है। इसलिए प्रिया जल्दी से अपने लिए कपड़े निकालती है और कपड़े पहनने के लिए वापस से वॉशरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद प्रिया वॉशरूम से बाहर आती है, जो अपने बालों को पोंछती हुई आ रही थी। इधर वीर भी अपने सीक्रेट रूम से बाहर आ रहा था, लेकिन जैसे उसकी नज़र प्रिया की ऊपर पड़ती है तो वो वहीं पर खड़ा रह जाता है। उसको देखकर लग रहा था कि वो अपनी जगह पर ही जम गया था और वो एकटक प्रिया को देखे जा रहा था, क्योंकि प्रिया ने इस वक्त शॉर्ट्स के साथ एक टॉप पहना हुआ था और उसके शॉर्ट्स पहनने की वजह से उसकी गोरी टांगे साफ साफ दिखाई पड़ रही थी। साथ में जो उसने टॉप पहना हुआ था उसमें से उसका पेट भी दिखाई दे रहा था। ये सब देखकर वीर का गला सूखने लगा था। वही प्रिया को भी एहसास होता है कि कोई उसको घूर कर देखे जा रहा है, तो वो उधर देखती है तो उसे वहां पर वीर दिखता है, जो उसे ही घूर कर देखे जा रहा था। उसको ऐसे देखकर प्रिया के दिमाग में एक प्लान आता है और वो ड्रेसिंग टेबल पर जाती है और बॉडी लोशन लेकर अपने पैरों पर ऐसे लगाती है, जिस वजह से वीर सीरियस हो रहा था। ये देखकर वीर अपने मन में कहता है, अच्छा तो मुझे परेशान किया जा रहा है। वो चलकर उसके पास आता है और उसे एक झटके में प्रिया को अपनी तरफ करता है और उससे कहता है, ये सब तुम मुझे परेशान करने के लिए कर रही हो ना, रुको बताता हूँ मैं तुम्हें कि परेशान करना किसे कहते हैं। इतना कहकर वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है। वही प्रिया को समझ में नहीं आता है। जब तक उसे समझ में आता है तब तक वीर ने उसे अपनी गोद में उठा लिया था। वो उससे कुछ कहती है, वीर उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर पटक देता है, जिस पर प्रिया 2 बार उछल जाती है और वीर भी उसके ऊपर आ जाता है। जिस पर प्रिया कहती है, वीर ये क्या कर रहे हो तुम, देखो मुझे परेशान करने की सोचना भी मत। इतना कहकर वो अपने दोनों हाथों से वीर को पीछे धकेलने की कोशिश करती है, लेकिन
वीर उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने दूर करके कहता है, ये तो तुम्हें मुझे परेशान करने से पहले सोचना चाहिए था बीवी। अब जब तुमने मुझे परेशान कर ही लिया है तो उसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। इतना कहकर उसके दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर करता है और उसके ऊपर झुकने लगता है, जिस पर प्रिया अपना चेहरा इधर उधर करने लगती है और साथ में अपने मन में कहती है, क्या जरूरत थी प्रिया ये सब करने की। अब ले भुगत, अब ये वीर का बच्चा मुझे पूरा कच्चा चबा जाएगा और धकार भी नहीं मारेगा। ये सोचकर प्रिया डर जाती है और वो नहीं नहीं, ये मैं नहीं उसे करने दूंगी। तभी वीर प्रिया के चेहरे के पास अपना चेहरे लाते हुए कहता है, सही कहा, अब मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा और धकार भी नहीं मारूंगा। जानती हो कैसे? रुको मैं करके बताता हूँ। जिस पर प्रिया अपना सर में न में हिलाती है और वो वीर से कहती है, नहीं नहीं मुझे नहीं देखना है, मुझे नहीं देखना है। लेकिन वीर उसकी बात नहीं सुनता है और वो उसके होठों के ऊपर किस करने ही वाला था कि तभी उसका डोर नोक होने लगता है। वीर उसे इग्नोर करता है लेकिन फिर से उसके रूम का डोर नोक होता है, जिस पर वीर चिढ़ जाता है। जो चिढ़ प्रिया साफ साफ वीर के चेहरे पर देख पा रही थी, जिस वजह से उसे हंसी आ रही है। तब वीर उसे देखते हुआ कहता है, तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है, तुम्हें तो मैं आज रात बताऊंगा। इतना कहकर वो उसके ऊपर से उठता है और अपने रूम का डोर खोलती है। तब वीर देखता है कि रिया वहां पर खड़ी होकर उसके रूम के डोर कर नोक कर रही थी, जिस पर वीर कहता है, हाँ रिया क्या बात है इतनी सुबह? जिस पर रिया कहती है, सुबह भाई आप नींद में हो क्या? है टाइम देखो दोपहर के 12 बजने वाले हैं और आप बोल रहे हो कि सुबह। उसकी बात वीर को ध्यान आया कि उसने अभी तक टाइम देखा ही नहीं है कि कितना बजा है। उसकी बात पर वीर अपने हाथ में बंधी वॉच में टाइम देखता है। तब उसे यकीन होता है कि रिया जो कह रही है सही कह रही है। तब वीर रिया से कहता है, वो मैंने टाइम नहीं देखा, तुम बताओ क्या हुआ, कुछ काम है? जिस पर रिया कहती है, अरे हाँ मैं तो भूल गई कि मैं आपको बताने आई थी कि काव्या आई है, वो आपको पूछ रही थी इसलिए मैं आपको बुलाने चली आई है। रिया की बात सुनकर वीर रिया से कहता है, क्या काव्या आई है? लेकिन वो तो लंदन में थी न, तो वो ऐसे अचानक से कैसे आ गई? जिस पर रिया कहती है, पता नहीं भाई, आप चलकर खुद ही पूछ लीजिए। तब रिया को अपना सर में हाँ में हिलाता है और वो रिया के साथ वहां से नीचे चला जाता है। उसके पीछे पीछे प्रिया भी चली जाती है। वीर जैसे ही रिया के साथ नीचे हाल में पहुंचता है, वैसे ही एक लड़की दौड़ते हुए आकर उसके गले लग जाती है। वीर जल्दी से अपने आप को संभालता है, नहीं तो गिर जाता है। ये लड़की और कोई नहीं काव्या थी। तभी वीर को अपने कंधे पर कुछ गीला महसूस होता है, तो वो समझ जाती है कि काव्या रो रही है। जिस पर वीर कहता है, काव्या तुम रो क्यों रही हो? मैंने तो आज तक तुम्हें कभी रोते हुए नहीं देखा और न ही रिया से सुना, तो फिर आज क्यों रो रही हो? लेकिन जैसे काव्या को तो कुछ सुनाई ही नहीं पड़ रहा था, वो बस रोए जा रही थी। रिया भी काव्या को रोते हुए देखती है, क्योंकि आज पहली बार काव्या रोई थी। जब से काव्या ने अपना होश संभाला था तब से शायद ही वो कभी रोई होगी है, तो घर में सबसे छोटी, लेकिन उससे ज्यादा कोई भी समझदार नहीं था। वीर काव्या को ऐसे रोते हुए देखकर उसे वो गोद में उठा लेता है और हाल में जाकर सोफे पर बैठ जाता है। काव्या अभी भी उसके गोद में थी। वीर उसे नहीं रोकता है रोने से, क्योंकि वो अभी कुछ भी कहेगा तो काव्या समझेगी नहीं, इसलिए वो कुछ नहीं कहता है। काव्या को ऐसे ही गोद में लेकर बैठा रहता है। काफी देर रोने के बाद काव्या वीर के गले से दूर हटती है, लेकिन उसकी गोद से नहीं उठती है। काव्या वीर से कहती है, भाई आप कभी हमें छोड़कर तो नहीं जाओगे न? रोने की वजह से उसकी हिचकिचा बंध गई थी, जिस पर वो रुक रुक कर बोल रही थी। काव्या की बात पर वीर उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, मैं कभी भी तुझे और रिया को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और अगर छोड़कर जाने को होता तो मैं तुम दोनों के पास आता ही नहीं। उसकी बात पर काव्या उसे फिर से गले लगा लेती है और कहती है, आई मिस यू भाई, आपको पता नहीं मैंने आपको कितना याद किया था जब आप हमारे पास नहीं थे। ऐसे जाने कितनी देर तक काव्या वीर से बातें करती रही और वीर चुपचाप उसके बातें सुनता रहा, और जहाँ जहाँ पर उसे बोलने की जरूरत होती तो वो काव्या से बोलता भी था। और ये सब सभी लोग देख रहे थे। वीर के ही बगल रिया भी बैठी हुई और उसके बगल वाले सोफे में प्रिया भी बैठी हुई थी। वीर और काव्या को देखते हुए और उनकी बातें सुनते हुए उसकी भी आंखें नम हो गई थी। चैप्टर 89। तो चलिए शुरू करते हैं इस नोवेल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। काफी देर बाद वीर काव्या से कहता है, अब उठेगी मेरे ऊपर से, मेरे पैर दर्द होने लगे हैं। जिस पर काव्या को होश आता है कि वो अपने भाई के गोद में बैठी हुई। ये देखकर उसे थोड़ी शर्म भी आती है और वो वीर की गोद से उतरकर उसके बगल में बैठ जाती है और वीर से कहती है, आई एम सॉरी भाई। जिस पर वीर कहता है, सॉरी क्यों कह रही है, मैं तेरा भाई हूँ और कोई नहीं जो तुम सॉरी कह रही हो। जिस पर काव्या कुछ नहीं कहती है। उसके बाद वीर कहता है, अच्छा चलो सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। इतना कहकर वो डाइनिंग टेबल की तरफ चला जाता है। उसके साथ में सभी लोग उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। डाइनिंग टेबल की हेड चेयर पर बैठ जाता है और उसके एक तरफ प्रिया बैठती है और एक तरफ काव्या बैठती है। रिया सबको ब्रेकफास्ट सर्व करती है, क्योंकि वो पहले ही ब्रेकफास्ट कर चुकी थी। उसके बाद तीनों अपना अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद वीर काव्या से कहता है, तुम अचानक से लंदन से वापस क्यों आ गई और वो तुम्हारा फेक बॉयफ्रेंड कहाँ है? जिस पर काव्या कहती है, भाई आप मुझे टीज कर रहे हो। वो
मेरा कसिन था और आपका भी, और मैं लंदन से वापस क्यों आ गई ये आप बखूबी जानते हैं। उसकी बात वीर कुछ नहीं कहता है, लेकिन काव्या की बात रिया कहती है वो तो ठीक है, लेकिन वो क्यों नहीं आया। जिस पर काव्या कहती है क्योंकि उसे लंदन में ही जॉब मिल गई है, इसलिए वो वहीं पर सेटल हो गया है और अब शायद ही इंडिया आए। उसकी बात पर कोई कुछ नहीं कहता है। थोड़ी देर के चुप्पी के बाद वीर काव्या से कहता है, काव्या मैं जानता हूँ कि तुम अभी छोटी हो, लेकिन मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी देना चाहता हूँ, क्या तुम उसकी बात पर अभी पूरी भी नहीं हुई थी। तब तक काव्या वीर से बोल पड़ती है, भाई मैं जानती हूँ आप मेरा और रिया का कभी भी बुरा नहीं चाहोगे, इसलिए आपको कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, बस आप बताओ मुझे क्या करना है। काव्या की बात सुनकर वीर को अच्छा लगता है। वो काव्या से कहता है, काव्या मैं तुम्हें मित्तल इंडस्ट्री सौंप रहा हूँ, अब से तुम ही सब कुछ संभालोगी। उसकी बात काव्या चौंक जाती है और उसके मुँह से निकलता, क्या लेकिन भाई मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभालूंगी। उसकी बात सुनकर वीर हंस देता है और वो उससे कहता है, ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ तू क्या कर सकती है और तू क्या है। वीर की बात पर काव्या हड़बड़ा जाती है और वो अपना सर झुका लेती है। तब वीर कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम एक रॉ एजेंट हो और तुम लंदन इसीलिए गई थी क्योंकि वहाँ पर तुम्हारा मिशन था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम रॉ छोड़ दो, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हें और भी बहुत कुछ संभालना है। काव्या उसकी बात सुनकर रिया कहती है, भाई ये आप क्या कह रहे हो। काव्या एक रॉ एजेंट है, लेकिन कब कैसे और ये आपको कैसे पता चला। उसकी बात सुनकर वीर कहता है, ये बात मुझे प्रिया नहीं बताई, क्योंकि जिस एजेंट कंपनी में ये काम करती है वो कंपनी प्रिया की ही है, इसलिए मुझे सब पता है। उसकी बात सुनकर काव्या और रिया दोनों हैरान रह जाती है। उन दोनों के ऐसे चेहरे को देखकर प्रिया को बहुत हंसी आ रही थी और वीर को भी, लेकिन वीर हंसता नहीं है क्योंकि उसे पता है अगर वो हंसा तो उसकी दोनों बहनें उससे नाराज हो जाएगी और वो ऐसा कभी नहीं चाहता है। उन दोनों के चेहरे को देख कर प्रिया अपना ब्रेकफास्ट करते हुए उन दोनों से कहती है, तुम दोनों अपना मुंह बंद करो, नहीं मक्खी घुस जाएगी। उसकी बात सुनकर दोनों को होश आता है और रिया तो होश में आकर वो प्रिया की तरफ जाती है और उससे कहती है, प्रिया कि बच्ची तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, रुक मैं तुझे आज छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर वो उसकी तरफ भागी, जिस पर प्रिया अपनी चेयर से उठकर भागने लगी। उन दोनों को ऐसे देखकर वीर और काव्या दोनों हंसने लगे। कुछ देर बाद वीर का फोन में एक मैसेज आता है, जिसे देखकर वो पहले से बाहर जाता है जहां पर उसका एक आदमी कुछ फाइल्स लिया खड़ा था। वीर आकर उससे हाथ मिलाता है और गले लगाता है। वीर उससे कहता है, कैसा है। जिस पर वो आदमी कहता है, मैं तो अच्छा हूँ, तू बता। जिस पर वीर कहता है, मैं भी अच्छा हूँ, तू बता जो मंगाया था वो लाया। जिस पर वो आदमी कहता है, हाँ लाया, नहीं ले। इतना कहकर वो अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल्स को वीर को दे देता है। वीर वो फाइल्स लेकर चेक करता है। चेक करने के बाद वो उससे कहता है, चल ठीक है, तू कंपनी पहुँच, मनाता हूँ। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो आदमी भी वहाँ से चला जाता है। इधर वीर वो फाइल्स लेकर पैलेस के अंदर वापस जाता है तो देखता है तीनों हाल में सोफे पर बैठे हुए हैं और हंसी मजाक कर रहे हैं। वीर उन तीनों के पास जाता है और काव्या से कहता है, काव्या ये ले, इसे पढ़कर इस पर साइन कर दे। उसके बाद काव्या को एक फाइल दे देता है। काव्या भी वीर के हाथ से फाइल ले लेती है और उसे खोलकर पढ़ने लगती है। वही वीर के फाइल रिया को देकर उससे कहता है, रिया तू भी इसे पढ़कर साइन कर दे। जिस पर रिया कहती है, भाई मैं लेकिन क्यों। जिस पर वीर कहता है, पढ़कर देख ले, समझ में आ जाएगा। वही काव्या पूरी फाइल पढ़कर उस पर साइन करने लगती है। साइन करने के बाद वो फाइल वहीं पर रखी टेबल पर रख देती है और रिया को देखने लगती है, क्योंकि वो भी फाइल पढ़ने में लगी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे को देखकर लग रहा था जैसे उसे शौक लगा हो। रिया पूरी फाइल पढ़ने के बाद वो वीर को देखती है और कहती है, भाई ये क्या है, मैं ये कैसे। उसकी बात वीर कहता है, क्या है, कुछ भी नहीं, बस मैं तुम्हें मित्तल इंडस्ट्री का वाइस प्रेसिडेंट बना रहा हूँ, तुम्हारा काम सिर्फ काव्या की हेल्प करनी है और कुछ नहीं। जिस पर रिया कहती है, लेकिन भाई वो मैं ऐसे भी कर सकती हूँ ना, मुझे वाइस प्रेसिडेंट बनाने की जरूरत क्या थी। तो उसकी बात का जवाब देते हुए काव्या कहती है, कर दीजिए न साइन दी। उसकी बात रिया उससे कुछ कहने को होती है, लेकिन काव्या कहती है, प्लीज दी ना कर दीजिए, फिर हमें मिलकर कंपनी भी संभालनी है और भी बहुत सारे काम है। उसकी बात मानकर आखिर में रिया उस फाइल में साइन कर देती है, जिस पर काव्या उसे खुशी से गले लगा लेती है। उन दोनों को खुश देखकर वीर भी खुश हो जाता है और तीनों से कहता है, चलो जाकर तैयार हो जाओ, फिर हम सब निकलते हैं। इतना कहकर वो प्रिया को अपन गोद में उठाकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। उसके ऐसे अचानक से गोद में उठाने से प्रिया चौंक जाती है और वो वीर से कहती है, वीर ये क्या कर रहे हो, तुम देख नहीं रहे हो क्या, तुम्हारी दोनों बहनें यही है। उसकी पर रिया और काव्या दोनों कहती है, हम कुछ नहीं देख रहे हैं भाभी। उन दोनों ने भाभी वर्ड पर ज्यादा जोर दिया था, जिस वजह से प्रिया शर्मा गई और उसने अपना चेहरा वीर के सीने में छुपा लिया। जिस पर वीर कहता है, ओफो बीवी तुम्हें बहुत शर्म आ रही है, अभी से ही तब क्या होगा जब मैं सब कुछ करूंगा। उसकी बात सुनकर प्रिया और ज्यादा शर्मा जाती है, इसलिए वो वीर के सीने में एक मुक्का मारते हुए कहती है, तुम न बहुत बेशर्म होते जा रहे हो। चैप्टर 90। तो चलिए शुरू करते हैं इस नावल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। प्रिया की बात पर वीर सिर्फ हंस देता है और उससे कहता
है। हाँ हाँ, वो भी तुम्हारे लिए। इतना कहकर वो अपने रूम में लाकर प्रिया को रूम में लग सोफे पर बैठाता है और उससे कहता है चलो तैयार हो जाओ, मुझे भी जाना है। जिस पर प्रिया कहती है वीर एग्जाम आने वाले हैं, कभी कॉलेज भी चले जाया करो। जिस पर वीर कहता है वो मैं देख लूँगा, तुम जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, मैं भी अपने कपड़े चेंज कर के आता हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से अपने कपड़े लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद प्रिया भी उठती है और वो भी अपने कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब प्रिया वापस रूम में आती है तो उसे वीर वहीं पर उसका इंतजार करता हुआ मिलता है। प्रिया के आने पर वीर और प्रिया दोनों एक साथ रूम से बाहर आते हैं। दोनों अपने अपने अवतार में थे। दोनों जब नीचे जाते हैं तो काव्या और रिया भी दोनों दिखाई पड़ती है। दोनों ने आज बिजनेस सूट पहना हुआ था, जिस वजह से दोनों अलग ही दिख रहा था। साथ में दोनों ने अपने चेहरे पर मास्क भी लगाया था, क्योंकि वीर ने कहा था कि वो अभी अपनी पहचान किसी को न बताए, बल्कि वो अपनी नई पहचान से सबके सामने जाए, जैसे मेरी और प्रिया की है। इस पर दोनों मान गई। उसके बाद चारों मित्तल इंडस्ट्री के लिए निकल गए। इधर मित्तल मैंशन के हाल में मिस्टर मित्तल अकेले ही सोफे में बैठे थे और उनके हाथ में एक चेक था जो वो एक तक देके जा रही थे। ये चेक किसी और ने नहीं मिस्टर वी का दिया हुआ था, उसी ने मित्तल इंडस्ट्री खरीद ली थी, बल्कि मित्तल्स का सब कुछ खरीद लिया था सिवाय सी मैंसन के। बाकी सारा सब कुछ उसने खरीद लिया था और आज ही उन्हें पता चला था कि मिस्टर वी कौन है। नहीं तो इनको अभी तक पता ही नहीं था कि इनका बेटा ही मिस्टर वी निकलेगा। ये बात इनको वीर के दादाजी ने बताई थी। एक्चुअली काव्या के जाने के बाद दादाजी और मिस्टर मित्तल के बीच में बहुत बड़ी बहस हुई थी और दादाजी के मुंह से बातों ही बातों में उनके मुंह से निकल गया कि उसका बेटा ही मिस्टर वी है। उसके बाद से दादाजी और मिसेस मित्तल दोनों साथ में मित्तल मैंशन से चले गए। आज यहाँ पर सिवाय इनके कोई नहीं था, कोई भी नहीं, सिर्फ वो और खाली मैंशन के अलावा कोई नहीं था। सारे सर्वेंट भी जा चुके थे क्योंकि सबको निकाल दिया गया था, इसलिए और ज्यादा ये मैंशन खाली खाली लगने लगा था। वही चारों मित्तल इंडस्ट्री पहुंचते हैं तब रिया और काव्या का वहां पर अच्छे से स्वागत होता है कि क्योंकि सबको बता दिया गया था कि आज उनकी कंपनी की न्यू सीईओ और वाइस प्रेसिडेंट आने वाले हैं, इसलिए सब लोग उन दोनों का अच्छे से वेलकम करते हैं। हालांकि किसी को अभी उन दोनों के नाम नहीं पता थे। उसके बाद चारों साथ में ही काव्या के केबिन की तरफ जाते हैं। केबिन में जाकर वीर काव्या से कहता है मैंने तुम दोनों का केबिन एक में ही रखा है ताकि तुम दोनों कोई भी परेशानी न हो। और काव्या मैंने तुम्हारे लिए एक असिस्टेंट भी हायर कर दिया, वो तुम्हारे सारे काम मैनेज करेगा अब से। जिस पर काव्या कहती है वो तो ठीक है भाई, लेकिन मेरा असिस्टेंट है कहाँ पर। जिस पर वीर अपनी नजरें दौड़ता है और कहता है मैंने तो उसे पहले ही कह दिया था कि वो यहाँ पहुँच जाए, क्या अभी तक वो नहीं आया। तभी एक आवाज़ आई मैं यहाँ हूँ। सबने पीछे मुड़ कर देखा तो वहाँ पर भी आदमी खड़ा था जिससे वीर भी पैलेस में मिला था और जो मित्तल इंडस्ट्री की हैंड ओवर के पेपर्स लेकर आया। उसको देखकर वीर काव्या से कहता है काव्या ये है तुम्हारा असिस्टेंट, आज से ये तुम्हारे ही साथ मतलब तुम्हारे सारे काम मैनेज करेगा। इसका नाम राहुल है, साथ ही में ये एक हैकर भी है, बाकी का तुम उससे जान लेना। मैं और प्रिया निकलते हैं और कोई भी दिक्कत हो तो बेझिझक होकर मुझे बता देना। जिस पर काव्या और रिया दोनों कहते हैं कुछ नहीं होगा, आप जाओ, हम सब कुछ संभाल लेंगे। फिर दोनों वीर के गले लगते हैं। उसके बाद वीर और प्रिया उनके केबिन से बाहर चले जाते हैं, लेकिन केबिन से बाहर जाते वक्त वीर राहुल से कहता है ध्यान रखना दोनों का, और हाँ एक खरोच भी दोनों को आई न तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा नहीं। जिस पर राहुल कहता है हाँ हाँ भाई मैं देख लूंगा, और अब तुम जाओ नहीं तो दोनों को शक हो जाएगा कि तुम मुझे जानते हो। जिस पर वीर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद काव्या अपनी सीट पर आराम से बैठती है और राहुल को बुलाकर कहती है हाँ तो तुम्हारा नाम राहुल है। जिस पर राहुल कहता है जी बॉस। तब काव्या कहती है तो राहुल साहब जरा अपने बारे में बताना कि आप कहाँ से हैं और आप पहले क्या करते थे और आपकी एज क्या है। जिस पर राहुल कहता है बॉस मैं गुजरात से हूँ और मैंने अभी अभी अपनी पढ़ाई खत्म की है और बॉस मेरी एज सिर्फ 25 साल है। जिस पर काव्या अभी उससे कुछ और पूछती है, लेकिन रिया बीच में बोल पड़ती है काव्या ये क्या कर रही हूँ, तू फालतू के सवाल उससे क्यों पूछ रही है। जिस पर काव्या कहती है सॉरी दी। उसके बाद काव्या कहती है राहुल अगले 15 मिनट में सभी को मीटिंग रूम में इकट्ठा होने को कहो इस कंपनी की रिपोर्ट के साथ, तब साथ में भी कुछ कर लेती है। जिस पर राहुल एस बॉस कहकर चला जाता है। इधर वीर कंपनी के बाहर जैसे ही आता है तो उसका फोन बजने लगता है। जिस पर वीर अपना मोबाइल चेक करता है तो उसको पता चलता है कि उसके दादाजी उसको फोन कर रहे हैं। वीर जल्दी से उनका फोन उठाता है और वीर बोलता है हाँ दादाजी आपने कैसे फोन किया है। जिस पर दादाजी उधर से बोलते हैं वीर तुम सब कहाँ हो, हम तुम्हारी मावी मेंशन आए हैं लेकिन तुम सब कहीं दिखाई ही नहीं पड़ रहे हो। जिस पर वीर कहता है दादाजी हम सब तो बाहर आ गए और शाम तक ही वापस आ पाऊंगा, आप और माँ आराम कीजिए, हम सभी शाम को मिलते हैं। जिस पर दादाजी कहते हैं ठीक है। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है।
कॉल कट होने पर वीर किसी को मैसेज कर देता है और अपनी कार में जाकर बैठ जाता है जहां पर प्रिया उसका इंतजार कर रही थी। वीर कार में बैठते हुए प्रिया से कहता है, प्रिया दादाजी और मावी पैलेस पहुंच चुके हैं, तुम एक काम करना, अगर तुम जल्दी घर पहुंच सको तो चली जाना क्योंकि मुझे देर हो जाएगी। जिस पर प्रिया कहती है, वीर तुम चिंता मत करो, मैं देख लूंगी, वैसे भी मुझे कुछ ज्यादा काम नहीं है, इसलिए मैं अपना काम खत्म करके जल्दी वी पैलेस पहुँच जाऊंगी। चैप्टर 91। तो चलिए शुरू करते हैं इस नावल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। उसके बाद वीर प्रिया को कंपनी छोड़कर कर अपनी कंपनी चला जाता है। इधर मित्तल इंडस्ट्री में रिया और काव्या दोनों मीटिंग रूम में मौजूद थे और साथ में कंपनी के जितने भी मैनेजर भी काव्या और रिया दोनों ही कंपनी की रिपोर्ट देख रही थी। लेकिन जैसे जैसे वो रिपोर्ट देख रहे थे वैसे वैसे उनके चेहरे के हाव भाव बदलते जा रहे थे। जब काव्या से नहीं रहा गया तो वो रिपोर्ट डेस्क पर पटकते हुए सभी से कहती है, ये कंपनी की रिपोर्ट है। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी जिस वजह से सभी बहुत ज़्यादा डर गए थे। रिया ने भी उसे नहीं रोका क्योंकि उसको भी रिपोर्ट पढ़कर गुस्सा आ रहा था, बल्कि उससे ज़्यादा उन दोनों को गुस्सा मिस्टर मित्तल यानी उनके पापा के ऊपर आ रहा है। काव्या सबसे चिल्लाते हुए कहती है, ऐसे इतने सालों से कंपनी चला रहे थे तुम लोग, रिपोर्ट को देखकर लग रहा था कि तुम लोगों को कंपनी में काम करना ही नहीं आता है। फिर वो राहुल की तरफ देखती है और उससे कहती है, राहुल मेरी कंपनी में ऐसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है, इन सबको अभी के अभी इस कंपनी से धक्के मारकर निकालो। जिस पर राहुल कहता है, जी जी बॉस। इसके बाद वो सभी को वहां से निकालने लगता है। इधर काव्या और रिया दोनों अपने केबिन में पहुंचती है। केबिन में पहुंचकर काव्या रिया से कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, ऐसे कंपनी चलाने के लिए उन्होंने हम सबको इग्नोर किया। जिस पर रिया काव्या को शांत कराते हुए कहती है, शांत हो जा काव्या, तू क्यों उनके बारे में सोच रही है, एक बात अब तू अपने दिमाग में बैठा ले, अब हमारा उनसे कोई भी रिश्ता नहीं है, कोई भी नहीं, समझी। अब हमारे लिए सिर्फ वीर भाई और माँ और दादाजी के अलावा और कोई नहीं है, समझी। जिस पर काव्या अपना सर में हिला देती है और वो रिया से कहती है, दी मुझे इस बारे में भाई से बात करनी होगी। जिस पर रिया कहती है, जो तुझे सही लगे वो कर, जहाँ न समझ में आए वहाँ मैं और वीर भाई है न। जिस पर काव्या अपना सर हाँ में अपना हिला देती है और वो अपनी चेयर पर बैठकर वीर को फ़ोन करती है और उसे सब कुछ बताती है। जिस पर वीर कहता है कि वो राहुल से सब कह दे, मैंने इसलिए ही तो रखा है ताकि वो तुम्हारा सारा काम संभाले। जिस पर काव्या कहती है, ठीक है भाई। इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है। फिर वो राहुल को बुलाती है। कुछ ही देर में राहुल उन दोनों के केबिन में आता है। तब काव्या राहुल से कहती है, राहुल जितना भी पुराना स्टाफ है सब निकालो, मुझे कोई भी पुराना एम्प्लॉय इस कंपनी में नहीं चाहिए, और कोई मना कर दे तो ये फाइल उन सभी को दिखा देना। काव्या उसे एक फाइल देते हुए कहती है। जिस पर राहुल कहता है, जी बॉस। उसके बाद काव्या उससे कहती है, इसके बाद जल्दी ही एक नोटिफिकेशन जारी करो और नए स्टाफ को बुलाओ और मुझे ये काम 2 दिन में चाहिए। जिस पर राहुल कहता है, जी बॉस। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद काव्या रिया से कहती है, दी अब तो कुछ काम है, नहीं तो अब क्या किया जाए। जिस पर रिया कहती है, काव्या तू ऐसी है या नौटंकी कर रही है, मैं तुझे सुबह से देख रही हूँ, जब से तू वीर भाई से मिली है तब से तू ऊट पटांग हरकतें कर रही है। जिस पर काव्या अपनी नजरें चुरानी लगती है, दी ये आप क्या कह रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। जिस पर रिया हंसने लगती है और वो उससे कहती है, लेकिन कुछ भी कहो मुझे ये वाली काव्या ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि मुझे जैसे छोटी बहन चाहिए, तू आज वैसी हरकतें कर रही है। जिस पर काव्या और ज़्यादा हड़बड़ा जाती है और वो लैपटॉप को खोलकर कंपनी के फंड देखने लगती है। उसे ऐसे अचानक से काम करते हुए रिया और ज़्यादा हंसने लगती है। जिस पर काव्या कहती है, दी अब ज़्यादा हो रहा है, आप बहुत देर से मुझ पर हंस रही है, मैं न वीर भाई से आपकी शिकायत कर दूंगी। जिस पर रिया हंसना बंद कर देती है और वो कहती है, ठीक है नहीं हंस रही हूँ। इतना कहकर वो भी अपना काम करने लगती है। ऐसे शाम हो गई। शाम को वीर उन दोनों को लेने खुद मित्तल इंडस्ट्री आया। जिसके बाद रिया और काव्या दोनों वीर के साथ ही वी पैलेस निकल गए। प्रिया पहले ही वी पैलेस जा चुकी थी। इस वक्त वो दादाजी और मिसेस मित्तल तीनों लोग मिल कर वीर के साथ साथ रिया और काव्या का इंतजार कर रहे थे। तभी तीनों को बाहर कार रुकने की आवाज आई। जिस पर तीनों समझ गए कि वीर आ गया है। थोड़ी देर में काव्या और रिया दोनों वीर बातें करते हुए इंटर हुए। वीर भी उन दोनों से हंस कर बातें कर रहा था। तभी रिया की नज़र हाल पर गई, जहां पर दादाजी और मिसेस मित्तल बैठी हुई थी। जिस पर रिया के मुंह से निकलता है, माँ दादाजी। उसके मुंह से ये सुनकर काव्या भी सामने देखती है। तब दोनों जाकर मिसेस मित्तल के गले लगकर मिलती है और कहती है, माँ आप कब आई। जिस पर मिसेस मित्तल कहती है, हम तो सुबह ही आ गए, लेकिन आप सभी लोग जा चुके थे। तब काव्या कहती है, माँ आप अब यहीं पर रहेगी ना हमारे साथ। जिस पर मिसेस मित्तल काव्या के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, हाँ बच्चा, अब मैं आप लोगों के साथ ही रहूंगी। उनकी बात सुनकर वीर को भी खुशी होती है, लेकिन वो दिखाता नहीं, बल्कि वो वहाँ से सीधा अपने कमरे की तरफ चला जाता है। वही जब मिसेस मित्तल ये देखती है तो उन्हें बहुत डक
होता है, लेकिन वो जानती थी कि वीर की नाराजगी ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। उन्हें उदास देखकर रिया अपनी माँ से कहती है, माँ आप परेशान मत हो, ये वीर भाई आपसे ज़्यादा देर नाराज नहीं रह सकते हैं। जिस पर मिसेस मित्तल अपना सर हाँ में हिला देती है। उसके बाद वो उन दोनों से कहती है, अच्छा चलो जाओ तुम दोनों फ्रेश होकर आओ, मैंने आज सभी का मनपसंद खाना बनाया है। जिस पर रिया और काव्या दोनों खुशी से फ्रेश होने चली जाती है। उनके जाने के बाद मिसेस मित्तल फिर से उदास हो जाती है, जिस पर दादाजी कहती है, बहू परेशान मत हो, अभी अभी काव्या और रिया ने कहा न वो तुझसे ज़्यादा देर नाराज नहीं रह पाएगा। जिस पर मिसेस मित्तल कहती है, जी पापा जी। उसके बाद मिसेस मित्तल डिनर सर्व करने के लिए वो डाइनिंग हॉल की तरफ चली जाती है। इधर वीर जैसे ही कमरे में आया तो उसके पीछे पीछे प्रिया भी आ जाती है। प्रिया उसके पीछे से आते हुए वीर से कहता है, ये क्या था वीर, तुमने एक बार भी माँ से बात नहीं की और न ही दादाजी। जिस पर वीर कुछ नहीं कहता है और वो अपने कपड़े लेकर फ्रेश होने चला जाता है, लेकिन प्रिया उसका रास्ता रोक दे देती है और वो कहती है, वीर क्या हुआ है, तुम ऐसे सबकी इग्नोर क्यों कर रहे हो। जिस पर वीर कहता है, प्रिया मैं किसी को इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, और रही बात माँ और दादाजी बात न करने की, तो मैं भी उनसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन अगर माँ मुझे फिर से छोड़कर चली तो फिर मैं क्या करूँगा, मेरी उम्मीद फिर से टूट जाएगी, इसलिए मैं उनको इग्नोर कर रहा हूं। जिस पर प्रिया कहती है, वीर तुमने हाल में सुना था न माँ ने क्या कहा था, वो अब हमारे साथ यहीं पर रहेगी, तो फिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। जिस पर वीर कहता है, क्योंकि मुझे मिस्टर मित्तल पर भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ न कुछ करके उनको वापस लेने जरूर आएंगे। तब मुझे ये देखना होगा कि माँ क्या फैसला लेती है, अपने बच्चों के साथ रहती है या अपने पति के साथ। इतना कहकर वो प्रिया के बगल से वॉशरूम में चला जाता है। वही प्रिया वीर की कही हुई बातों को सोचने लगती है और वो अपने मन में कहती है, वीर ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब तुम्हारी ओवरथिंक है, मैं कैसे तुम्हें समझाऊं। इसके बाद वो वही बेड पर बैठ जाती है और वीर का इंतजार करने लगती है ताकि वो उसके साथ ही बाहर जाए डिनर करने के लिए। कुछ ही देर बाद वीर फ्रेश होकर वापस रूम में आता है तो वो प्रिया को कहीं खोए हुए देखता है। जिस पर वीर कहता है, प्रिया कहाँ खोई हुई हो। वीर की आवाज़ सुनकर प्रिया होश में आती है और वो वीर से कहती है, कहीं नहीं, बस ऐसे ही। जिस पर वीर कहता है, ठीक है चलो चलकर डिनर कर लेते है, उसके बाद मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। जिस पर प्रिया वीर से पूछती है, कैसी बात। तब वीर कहता है, पहले डिनर कर लेते हैं फिर बाद में बात करते हैं। इसके बाद वीर और प्रिया दोनों एक साथ रूम से बाहर निकलकर डाइनिंग टेबल की तरफ चले जाते हैं, जहां पर रिया और काव्या और सभी लोग उन दोनों का ही इंतजार कर रहे थे। उन दोनों के आने पर काव्या वीर से कहती है, जल्दी आइए भाई, ये देखिए माँ ने क्या क्या बनाया है, जल्दी से आप दोनों बैठो, उसके बाद मैं अपना खाना शुरू करूं। जिस पर वीर हंसते हुए कहता है, तो खाओ न, किसने मना किया है। उसके बाद वीर अपनी चेयर पर बैठता है और उसके बगल में प्रिया भी बैठती है। उसके बाद मिसेस मित्तल सबको खाना परोसने को होती है कि वीर उन्हें रोक देता है, माँ ये सब आप क्यों कर रही है, सर्वेंट है, आप बैठिए और डिनर करिए। जिस पर मिसेस मित्तल कुछ कहने को होती है, लेकिन दादा ही बीच में उसे रोकते हुए कहते है, हाँ हाँ बहू, जब सर्वेंट्स है तो तुम भी अपने बच्चों के साथ बैठकर डिनर करो। जिस पर मिसेस मित्तल भी उन सभी के साथ बैठ जाती है। उसके बाद सर्वेंट्स वहां पर आकर सभी को डिनर सर्व करते हैं। काव्या ने खाना सर्व होते ही शुरू कर दिया था, क्योंकि उसको बहुत जोर से भूख लगी थी। उसकी ये हरकत देखकर सभी हंसने लगे। मिसेस मित्तल भी अपने बच्चों को खुश देखकर वो भी खुश हो गई, साथ में उनकी आंखें हल्की सी नम भी हो गई थी, लेकिन उन्होंने जल्दी से अपनी आंसू पोंछ लिए। लेकिन उन्हें ये करता हुए वीर ने देख लिया था। चैप्टर 92। तो चलिए शुरू करते हैं इस नावल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। वीर ने ये देखकर कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप होकर अपना डिनर करने लगा। वही मिसेस मित्तल के खाने की हर कोई तरफदारी कर रहे थे, लेकिन मिसेस मित्तल तो सिर्फ वीर को देखे जा रही थी। वो चाहती थी कि वीर भी कुछ कहे। वीर तो अपने खाने में इतना मग्न था, या ये कहे कि वो इन सबको देखकर भी नज़रअंदाज कर रहा था। वो ये भी महसूस कर रहा था कि उसकी माँ उसकी ओर ही देख रही थी, लेकिन उसके कुछ नहीं कहा। जल्दी ही सबने डिनर कर लिया। डिनर करने के बाद वीर सबको गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में बोलकर जाने को हुआ, लेकिन वो सीढ़ियों के पास आकर रुक जाता है और वो बिना पीछे मुड़े ही कहता है, खाना अच्छा था माँ, कहकर वो अपने कमरे में चला गया। वही जब ये मिसेस मित्तल सुनती है तो वो भी खुश हो जाती है। जिस पर काव्या कहती है, देखा माँ, अब तो वीर भाई ने भी आपकी तारीफ कर दी, अब तो आप खुश हो जाए। जिस पर मिसेस मित्तल मुस्करा देती है। जिस पर काव्या कहती है, ये हुई ना बात, अब आप चलिए और जाकर सो जाए, जाकर और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाकी काम यहाँ के सर्वेंट संभाल लेंगे। जिस पर मिसेस मित्तल वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। उसके बाद रिया और काव्या भी वहां से अपने कमरे में चली जाती है। इधर वीर अपने कमरे में आता है और सीधा बालकनी में जाकर टहलने लगता है, क्योंकि उसने आज बहुत ज़्यादा खाना खा लिया था और वो बाहर जा नहीं सकता था, क्योंकि अगर किसी ने देख लिया तो उससे 1000 सवाल पूछे जाएंगे। इसलिए वो बालकनी में टहल रहा था और अपने पेट को भी दबा
रहा था तभी वहाँ प्रिया आ जाती है और उसे ऐसे देखकर कहती है, जब संभाल नहीं पाते हो तो क्यों इतना खा लेते हो। जिस पर वीर कहता है, अब क्या करूँ प्रिया, इतने सालों बाद माँ के हाथ खाना मिला, मैं खाता ही चला गया और मुझे पता ही नहीं चला। अब लग रहा है बहुत बड़ी गलती कर दी खाकर। आह, मेरा पेट तो फटा जा रहा है। जिस पर प्रिया हंसने लगती है और वो अपना मोबाइल देखती है जिसमें किसी को कॉल चालू थी। ये और किसी और की कॉल नहीं बल्कि मिसेस मित्तल की ही थी। मिसेस मित्तल इस वक्त अपने कमरे में थी और ये सुन रही थी। ये सुनकर उनकी आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने फ़ोन कट कर दिया और अपने आंसू पोंछ लिया और अपने आपने से कहती है, अब बस, अब और नहीं, अब मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए जीऊंगी और किसी के लिए भी नहीं। इतना कहकर वो बेड पर लेट गई और थोड़ी देर में ही उन्हें नींद आ गई। तभी उनके कमरे का डोर धीरे से खुला और रिया और काव्या दोनों एक साथ कमरे के अंदर आई और उन्होंने देखा कि उनके माँ सो रही है। तो दोनों चुपचाप उनके एक तरफ काव्या और एक तरफ रिया लेट गई और अपनी माँ के गले लगा लिया। थोड़ा ही देर में दोनों गहरी नींद में सो गई। उसके बाद मिसेस मित्तल ने अपनी आंखें खोली क्योंकि उनकी पहले ही नींद खुल गई थी। जब कमरे का डोर खुला था, मिसेस मित्तल अपनी दोनों बेटियों को देखती है, फिर दोनों के सर पर अपना हाथ फेरते फेरते वो भी सो गई। इधर वीर कमरे में अब तक वीर को कुछ राहत मिल गई थी, इसलिए वो बालकनी से अंदर आ गया और उसने देखा कि प्रिया बेड पर बैठकर अपना फ़ोन चला रही थी। जिस पर वीर प्रिया से कहता है, प्रिया मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जिस पर प्रिया अपना फ़ोन साइड में रख देती है और कहती है, हाँ कहो, वो तुम सुबह से कह रहे हो लेकिन तुम अपनी बात कह ही नहीं पा रहे हो। जिस पर वीर सीरियस हो जाती है और वीर प्रिया से कहता है, क्या तुम किसी कावेरी सहगल को जानती हो या कभी तुमने कभी उनका नाम सुना हो। उसकी बात पर प्रिया सोचने लगती है, मुझे यहाँ तक याद है कि शायद मैंने ये नाम सुना है। जिस पर वीर उसकी तरफ देखने लगता है। तभी प्रिया एकदम कहती है, अरे हाँ याद आया, ये तो मेरी माँ की फ्रेंड का नाम है। जब मैं छोटी थी वो अक्सर हमारे घर आया करती थी। मुझे जहाँ तक याद है कि उनका नाम भी कावेरी सहगल ही था। जिस पर वीर कहती है, तो तुम्हारा कहना है कि तुम्हारी माँ और मिस कावेरी सहगल दोनों फ्रेंड थी। तब प्रिया अपना सर हाँ में हिला देती है और कहती है, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो। जिस पर वीर कहता है, क्योंकि वो मेरी पिछले जन्म में मेरी माँ थी। उसकी बात पर प्रिया शॉक हो जाती है और कहती है, क्या उसका। ऐसे देखकर वीर कहता है, हाँ प्रिया, वो मेरी माँ थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मुझे हिंट मिल रहे हैं कि वो शायद जिंदा है। पता नहीं इसमें कितना सच है, लेकिन अगर इसमें 1% भी सच है तो मैं उनका पता लगा लूंगा। जिस पर प्रिया कहती है, लेकिन उनका तो एक्सीडेंट हो गया था जिसमें कावेरी आंटी और उनके पति दोनों मर चुके थे, ऐसा कैसे हो सकता है। तब वीर कहता है, पता नहीं, वैसे प्रिया, क्या कभी तुम्हारी माँ तुमको कभी ऐसे जगह ले गई हो जहाँ तुम्हें अजीब लगा हो। जिस पर प्रिया सोचने लगती है और कहती है, हाँ शायद माँ मुझे ऐसी जगह एक बार ले गई थी। मुझे जहाँ तक याद है वो एक लैब थी और वहाँ पर कावेरी आंटी भी मौजूद थी। फिर उसके बाद पता नहीं माँ ने मुझे क्या खिलाया, मैं बेहोश हो गई थी। उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर में थी और मेरे बगल में मेरी माँ बैठी हुई थी। जिस पर वीर कहता है, इसका मतलब तुम्हें कुछ नहीं पता उस बारे में। जिस पर प्रिया कहती है, किस बारे में वीर, और क्या कहना चाहते हो तुम जो इतनी देर से ये सवाल पूछ रहे हो। तब वीर उसके पास बैठ जाता है और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़कर प्रिया से कहता है, देखो प्रिया, तुम घबराना मत क्योंकि तुम सीख सकती हूँ। जिस पर प्रिया कहती है, क्या बात है वीर, देखो मुझे डराओ मत। तब वीर कहता है, प्रिया तुम्हें ब्रेन कैंसर है। उसकी बात प्रिया की चीख निकल जाती है। क्या इसी के साथ उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिस पर वीर कहता है, प्रिया तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ, देखो तुम ऐसे रो मत। लेकिन प्रिया कोई जवाब नहीं देती है क्योंकि उसके दिमाग में यही बात बार चल रही थी, तुम्हें ब्रेन कैंसर है, तुम्हें ब्रेन कैंसर है। यही सोच सोच कर प्रिया को चक्कर आने लगते हैं, साथ में उसकी नाक से खून बहने लगता है। जिस पर वीर पैनिक हो जाता है और वो प्रिया के गाल को थपथपाता है और उसे होश में ही रहने को कहता है, प्रिया तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है प्रिया। लेकिन प्रिया अपने आप को संभाल पा रही थी। जिस पर वीर बगल के ड्रॉर से एक इंजेक्शन निकालता है और वो प्रिया को लगा देता है। जिस पर प्रिया थोड़ी देर में नींद में चली जाती है। तब वीर थोड़ी राहत की सांस लेता है, नहीं तो आज वो बहुत डर गया था। वीर प्रिया के माथे को चूम लेता है और कहता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इतना कहकर वो उसे अपने गोद में उठाता है और वो उसे लेकर सीक्रेट रूम में चला जाता है। वीर प्रिया को सीक्रेट रूम में ले जाकर उसे वहां पर लगे एक बेड पर लिटा देता है। वीर ने अपने सीक्रेट रूम में एक छोटी सी लैब बना ली थी, वो सिर्फ इसलिए ताकि वो प्रिया को ठीक कर सके, क्योंकि प्रिया का कैंसर ऐसा है कि कोई भी डॉक्टर पता नहीं कर पा रहा था। इसलिए वीर ने तय किया था कि वो खुद ही प्रिया का इलाज करेंगे और उसमें उसका साथ देगी जैनी। लेकिन उसके साथ उसे जो बॉक्स मिला था वो, क्योंकि वीर पूरा शक था कि उसमें जरूरत प्रिया के ब्रेन कैंसर से रिलेटेड कुछ होगा। चैप्टर 93। तो चलिए शुरू करते हैं इस नावल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए।
उसके बाद वीर वो बॉक्स निकालता है जो उसे माथुर विला में मिला था। वीर वो बॉक्स खोलता है तो उसे उसमें एक पेन ड्राइव मिलती है, साथ में एक लिक्विड की छोटी सी बोतल, जिसे देखकर वीर कहता है हो ना हो ये प्रिया के लिए हो सकता है। उस बॉक्स में इन दोनों के अलावा कुछ नहीं होता, इसलिए वीर वो बॉक्स साइड में कर देता है। फिर वो वीर जो पेन ड्राइव मिली थी वो अपने लैपटॉप में लगाकर उसमें देखता है कि उसमें क्या है। वीर को उसमें देखकर पता चलता है कि जो उसे बोतल मिली है वो प्रिया से ही रिलेटेड है, लेकिन उसकी सिर्फ एक ही डोज है, बाकी की 3 डोज उसे खुद बनानी पड़ेगी। वीर उसमें देखता है कि कई दवाइयों के बारे में उसमें लिखा है जो कि बहुत रेयर किस्म की बीमारी की थी। उसके साथ साथ वीर को उस पेन ड्राइव में कुछ ऐसा मिलता है जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है, लेकिन वीर उधर ज्यादा ध्यान नहीं देता है क्योंकि उसे पहले प्रिया को ठीक करना था। इसलिए वीर को जो दवाई मिली थी उसकी जानकारी निकालकर पढ़ने लगता है, कैसे बनाई जाती है और कैसे ये दवाई प्रिया को दी जाएगी। साथ में ये भी लिखा था कि इस दवाई के 4 डोज प्रिया को देने हैं, वो 2-2 घंटे के अंतराल में, इसलिए वीर उसे अभी ये दवा नहीं दे सकता था। साथ में वीर को प्रिया की मां का एक वीडियो मैसेज मिला, लेकिन वीर उसे खोलना नहीं चाहता था क्योंकि वो चाहता था कि ये वीडियो खुद प्रिया ही खोलकर देखे। इसलिए वीर बाकी सब चीज़ देखकर वो पेन ड्राइव की कई कॉपीज बना लेता है। उसके बाद वीर वो पेन ड्राइव और वो दवा उसी बॉक्स में रख देता है। इसके बाद वीर प्रिया को देखता है जो कि सुकून से सो रही थी क्योंकि वीर ने उसे इंजेक्शन दिया था। ये कोई आम इंजेक्शन नहीं था, एक वीर का बनाया हुआ फॉर्मूला था जो कि उसने प्रिया के लिए बनाया था, जो कि अभी सही से नहीं बना था, लेकिन फिर भी इतना कारीगर बन गया था जिससे अगर कभी प्रिया की ऐसी हालत खराब हो जाती है तो उसे नॉर्मल किया जा सकता था, लेकिन पूरी तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता था। कुछ देर बाद वीर प्रिया को देखता रहता है, फिर वो गहरी सांस लेकर उसे अपनी गोद में उठाकर वापस से रूम में आता है और उसे बेड पर आराम से लिटाकर उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है। उसके बाद वो उसके माथे को चूमकर कहता है मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इतना कहकर वो वहां से जाने को होता कि प्रिया नींद में उसका हाथ पकड़ लेती है, जिस पर वीर वहां से जा नहीं पाता है और वो उसी के बगल में आराम से बैठ जाता है और उससे कहता है मैं यहीं पर हूँ प्रिया। इतना कहकर वो उसके सर पर हाथ फेरते हुए जाने कब सो जाता है उसे खुद ही नहीं पता चलता है। अगली सुबह जैसे ही खिड़की से धूप छनते हुए कमरे में जैसे ही पति है वैसे ही प्रिया कसमसाने लगती है। थोड़ी देर बाद जब प्रिया अपनी आंखें खोलती है तो उसका सर बहुत तेज दर्द होता है, जिससे उसकी हल्की सी चीख निकल जाती है, आह मेरा सर। तभी उसकी नज़र वीर के ऊपर जाती है जो उसके बगल में बैठे बैठे रात में सो गया था, जिस वजह उसकी गर्दन प्रिया की तरफ झुकी हुई थी। वीर को देखकर प्रिया को कल की बातें याद आती है जब वीर ने उसे बताया था कि उसे ब्रेन कैंसर है। ये आते ही प्रिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए और खुद से कहा नहीं प्रिया अब तू कभी नहीं रोएगी। वीर ने कहा है न कि वो तुम्हें कुछ नहीं होने देगा, कुछ भी। फिर उसकी नज़र वीर की चेहरे पर पति है। उसके चेहरे को देखकर प्रिया की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। प्रिया वीर के चेहरे को देखते हुए कहती है पता नहीं वीर, जब से तुमने ये बताया है कि मुझे ब्रेन कैंसर है तब से मुझे अजीब सा डर लगने लगा। ये डर कि अगर मैं चली गई तो तुम कैसे रहोगे, लेकिन चाहे कुछ भी हो अब जब तक मैं जिंदा हूं ना मैं तुम्हें हर खुशी दूंगी। इतना कहकर वो उसके माथे को चूम लेती है, लेकिन उसके साथ ही उसके आंसू की बूंदें वीर के गाल पर पड़ जाती है, जिससे वीर की नींद खुलने लगती है। ये देखकर प्रिया अपने आंसुओं को जल्दी से पोंछकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और सोने का नाटक करने लगती है ताकि वीर को शक न हो कि वो उससे पहले जग गई थी। थोड़ी देर बाद जब वीर की आंखें खुलती है तो उसकी गर्दन में बहुत तेज दर्द होता है क्योंकि वो रात भर प्रिया की तरफ अपना सर झुकाकर सोता रहा। इस वजह से उसकी गर्दन थोड़ी अकड़ गई थी, इसलिए उसे थोड़ा दर्द भी हो रहा था। वीर अपनी उठकर अपनी गर्दन को हल्का हल्का दबाने लगा, जिस वजह उसे थोड़ी राहत मिली। तभी उसकी नज़र उसके बगल में गई जहाँ पर प्रिया सोने का नाटक कर रही थी, लेकिन ये वीर नहीं देख पाया प्रिया को। ये देखकर वीर उसके माथे को चूमकर उससे बोलता है गुड मॉर्निंग बीवी, अब तो उठ जाओ, देखो टाइम कितना हो रहा है। जिस पर प्रिया अपनी हल्की हल्की आंखें खोलती है, जिससे वीर को यकीन हो जाए कि वो अभी अभी उठी है। प्रिया वीर को देखकर मुस्कुरा देती है और वो वीर के होठों पर किस करते हुए कहती है गुड मॉर्निंग। प्रिया के इस तरह रिएक्ट करने से वीर को शॉक लगा था। वो उसके माथे को छूते हुए कहता है तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, आज सूरज भाई कहाँ से निकल आया। जिस पर प्रिया उसकी बातों का मतलब समझ गई कि वीर उसे चिढ़ा रहा है, जिस वजह से प्रिया बहुत बुरी तरीके से चिढ़ गई और वो मुंह बनाते हुए उससे कहती है तुमसे बात करना ही बेकार है, इतने अच्छे मूड की ऐसी तैसी कर दी तुमने, अब हटो मेरे ऊपर से। प्रिया वीर को अपने ऊपर से हटाते हुए उससे कहती है, जिस पर वीर कहता है अरे ऐसे कैसे, अभी तो मैंने अपनी मॉर्निंग किस भी नहीं ली, तो ऐसे कैसे, हट जाओ। प्रिया जब तक उसकी बात समझती तब तक वीर उसके होठों पर अपने होठ रख दिया और उसे किस करने लगा। पहले तो प्रिया को समझे में नहीं आया कि अभी अभी क्या हुआ, लेकिन जैसे ही उसे समझ में आया तो वो वीर का साथ देने लगी, जिससे वीर और एक्साइटेड हो गया और वो और ज़्यादा अग्रेसिव होकर प्रिया को किस करने लगा। समय के साथ उन दोनों किस और ज़्यादा डीप होती जा रही थी। साथ में वीर के हाथ प्रिया की पूरी बॉडी में चलने लगे थे, जिस वजह प्रिया की पूरी बॉडी में जैसे
करंट दौड़ गया हो। वीर किस करने के साथ साथ प्रिया के उभार को भी पेश करने लग गया था, जिस वजह से प्रिया के पेट में तितलियां उड़ने लगी। प्रिया को ऐसे फीलिंग कभी भी नहीं आई थी। उसके साथ साथ उसे थोड़ी गुदगुदी भी हो रही थी। करीब 30 मिनट बाद किस करने के बाद दोनों एक दूसरे दूर होते हैं। दूर होते ही प्रिया गहरी गहरी सांस लेने लगती है, लेकिन वीर उसके गले में किस और बाइट करने लगता है। वीर को देखकर लग रहा था जैसे उसने अपना कंट्रोल खो दिया हो। वीर प्रिया के गले से किस करते हुए उसके क्लीवेज तक आ गया था। वीर ने जैसे ही प्रिया के टॉप की निकालने की कोशिश की, वैसे ही प्रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिस पर वीर उसकी तरफ देखती है। तब प्रिया वीर को देखकर कहती है, अभी नहीं वीर प्लीज। उसकी सांसें अभी भी ऊपर नीचे हो रही थी, जिसकी वजह से वो रुक रुक बोल रही थी। प्रिया के रोकने से वीर को होश आया और उसने अपने माथे को प्रिया के माथे से जोड़कर बोला, आई एम सॉरी प्रिया, पता नहीं आज मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। चैप्टर 94। तो चलिए शुरू करते हैं इस नावेल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। वीर की बात सुनकर प्रिया कहती है, इट्स ओके, इतनी बड़ी भी बात नहीं हुई है तो तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे हो। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए रोका क्योंकि मैं ये एहसास अपनी वेडिंग नाइट में करना चाहती हूँ, अभी नहीं। उसकी पर सुनकर वीर उसे देखने लगा, जिस पर प्रिया शर्मा गई और वो शर्माते हुए उससे पूछती है, तो बताओ कब कर रहे हो शादी। जिस पर वीर कहता है, प्रिया तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो। जिस पर प्रिया वीर कहती है, हाँ मुझे पता है कि मैं क्या कह रही हूँ और क्या कर रही हूँ, मुझे सिर्फ तुम्हारे मुँह से सुनना है कि तुम मुझसे शादी कब कर रहे हो। तब वीर कहता है, हम जल्दी ही शादी करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी तुम्हें पता है कि तुम्हारी कंडीशन क्या है। जिस पर प्रिया चिल्लाते हुए कहती है, तो फिर कब करोगे, जब मैं मर जाऊंगी। उसकी बात सुनकर वीर उस पर चिल्लाते हुए कहता है, खबरदार अगर आज से ऐसी कभी बात की। प्रिया मैं जानता हूँ कि तुम्हारी कंडीशन सही नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तब प्रिया रोते हुए कहती है, तो फिर तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर रहे हो। उसको रोते हुए देखकर वीर उसके आंसुओं को पोंछते हुए उससे कहता है, ठीक है रोने की जरूरत नहीं है, मैं करूंगा शादी। मैं आज ही दादाजी से बात करता हूँ ताकि वो हमारी शादी के डेट जल्द से जल्द निकलवाए। अब खुश। जिस पर प्रिया मुस्कुराते हुए कहती है, बहुत। इतना कहकर उसने एक बार फिर वीर के होठों पर किस कर दी और जल्दी से वहां से उठकर भाग गई। जिस पर वीर कहता है, प्रिया आराम से। जिस पर प्रिया धीमे हो जाती है, क्योंकि उसे पता है अब उसकी कंडीशन कैसे है, इसलिए वो अब ठीक होने चाहती है। अगर उसके पास 1% भी चांसेस है तो वो रिस्क जरूर लेगी अपने वीर के लिए। ये सब सोचते हुए वो वॉशरूम में चली गई। इधर प्रिया के जाने के बाद वीर का फोन बजा। उसने देखा उसे राज कॉल कर रहा है, जिस पर वीर ने जल्दी से उसका कॉल उठा लिया और बोला, राज आज कल कहाँ है तू। जिस पर उधर से राज की आवाज आती है, भाई मैं अभी अभी अपने घर से निकला हूँ, शाम तक पहुँच जाऊंगा, मैं तुझे एक इम्पोर्टेंट बात करने के लिए फोन किया है। जिस पर वीर कहता है, हाँ बोलना। तब राज कहता है, पार्थ जेल से भाग गया पता नहीं, लेकिन मुझे खबर लगी कि उसकी किसी ने मदद की थी जेल से भागने में, इसलिए थोड़ा संभल कर रहना। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है। इधर वीर राज की बात सुनकर अपनी जगह पर जम गया था। उसने अपने मन में सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है, पार्थ जेल से भाग गया, लेकिन कैसे और उसकी किसने मदद की है। चाहे कुछ भी वो मुझे उसे यहाँ तक नहीं पहुँचने नहीं देना है। इतना कह कर वो किसी को कॉल करता है, विला की सिक्योरिटी बढ़ा दो और अगर कोई भी अनजान आदमी दिखे उसे फौरन पकड़ लो। इतना कह कर वो कॉल कट कर देता है। उसके बाद वो कमरे में चक्कर लगाने लगता है। कुछ सोचकर वो किसी को मैसेज कर देता है और वो वहां से अपने कपड़े लेकर दूसरे कमरे में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। जल्दी ही फ्रेश होकर आ जाता है और सीधा वो स्टडी रूम में चला जाता है, जहां उसकी पूरी टीम उसका इंतजार कर रही थी। वीर स्टडी रूम में पहुंचकर अपनी चेयर पर बैठता है। वही जब उसे इतना सीरियस देखते हैं सभी लोग, तो काया उससे पूछ ही पती है, वीर क्या हुआ, तू इतना सुबह सुबह इतना सीरियस क्यों है। जिस पर वीर कहता है, क्योंकि बात ही ऐसे है। फिर कुछ देर रुक कर बोलता है, पार्थ जेल से भाग गया पता नहीं कैसे। आज सुबह राज का कॉल आया था, उसने बताया, इनफैक्ट उसने सबूत भी भेजे हैं जिसमें पार्थ कैसे जेल से भाग गया और किसी ने कोई ध्यान ही नहीं दिया या ये कहे देखकर भी अनदेखा कर दिया। जिस पर काया कहती है, मतलब मैं कुछ समझी नहीं। तब वीर कहता है, पार्थ की किसी ने मदद की है और उसी की मदद से वो जेल से भाग पाया, नहीं तो जहाँ पार्थ को रखा गया था वहाँ से भागना नामुमकिन है। उसकी बात सुनकर अभय कहता है, तो फिर अब हम क्या करें। तब वीर कहता है, हमें किसी भी कीमत पर उसे उन दोनों तक नहीं पहुंचने नहीं देना है। उसे हर जगह देखो, जहाँ जहाँ वो जा सकता हो ना हो वो आसपास ही होगा, और वो जहाँ भी वो दिखे उसे फौरन उठा लो, क्योंकि हम उसको अब ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। मैंने उसे अपना दोस्त माना था, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया था और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अब चाहे जो कुछ हो उसे मरना होगा, और उसके साथ साथ रिया और काव्या के लिए कुछ फीमेल बॉडीगार्ड अरेंज करो। उसके साथ साथ अभय, आज से ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उन दोनों को कंपनी छोड़ोगे और उसे घर भी लेकर आओगे। जिस पर अभय कहता है, ठीक है हो जाएगा। इतना कहकर सभी वहाँ से चले जाते हैं, सिर्फ काया को छोड़कर। सबके जाने के बाद काया वीर से पूछती है, प्रिया कैसी है और उसका कोई तोड़ मिला। जिस पर वीर कहता है, प्रिया की कंडीशन दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। काया, हाँ मुझे उसका तोड़ मिल गया है, लेकिन अभी उसकी खुराक सिर्फ है 1 है और मुझे 4 चाहिए, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है, मुझे जल्द
से जल्द उसके तोड़ और बनाना होगा, जिस पर काया कहती है तो मैं हूँ ही तेरी हेल्प करने के लिए, वैसे क्या तूने उसे सब कुछ बता दिया? तब वीर कहता है नहीं, सब कुछ तो नहीं, लेकिन मैंने उसे उसकी बीमारी के बारे में बता दिया, जिस वजह से उसकी रात में हालत बहुत ख़राब हो गई थी। वो तो शुक्र है कि मैंने पहले ही उसके लिए कुछ तैयार कर लिया था जो कि उसके काम आ गया। अच्छा चलो चलकर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं चलकर, जिस पर काया भी अपना सर हाँ में हिला देती है। साथ में वो कुछ सोच रही थी। रास्ते में काया ने वीर को बताया कि वीर, मुझे शक है कि पार्थ को बाहर निकालने में होना मिस्टर माथुर का हाथ हो सकता है, जिस पर वीर कहता है हो सकता है और नहीं, ये सब छोड़ो, वो मैं अपनी तरीके से पता कर लूंगा। तुम सिर्फ रिया और काव्या पर ध्यान देना, उन दोनों को कुछ नहीं होना चाहिए। काव्या तो अपने आप को बचा सकती है, लेकिन रिया, उसे नहीं आता है कुछ, इसलिए मैं काव्या से कहूंगा कि उसकी ट्रेनिंग शुरू कर दे, ताकि कभी जब वो ऐसे में फंस जाए तो वो खुद के लिए लड़ सके। ये बातें करते हुए दोनों डाइनिंग टेबल के पास जा पहुंचे, जहां पर सभी लोग आ गए थे। प्रिया भी आकर वीर की सीट के बगल वाली सीट में बैठी हुई थी। उसको देखकर वीर भी अपनी सीट पर बैठता है। उसके काया भी उसके बैठते ही दादाजी बोल पड़े, वीर, मैंने तुम्हारे और प्रिया की शादी के डेट निकलवा दी। बस ये सुनने भर की देर थी कि वीर को खांसी आने लगी और साथ में अपने मन में कहा, अभी तो मैंने बात की नहीं, ये खुद अपना प्लान बनाए बैठे हैं। वही प्रिया ये सुनते ही शर्मा गई थी। तभी दादाजी आगे बोले, पंडित जी ने बताया कि कल बहुत शुभ मुहूर्त है, उसके बाद पूरे 1 साल बाद शुभ मुहूर्त होगा, इसलिए हमने तय किया है कि कल ही तुम दोनों की शादी होगी। जिस पर मिसेस मित्तल कहती है, लेकिन पापा, इतनी जल्दी सब तैयारी कैसी होगी? जिस पर काव्या और रिया दोनों बोलती है, माँ आप क्यों परेशान हो रही है, हम सब हैं न तैयारी करने के लिए, वैसे भी सिर्फ फैमिली के लोग मौजूद होंगे, कोई गेस्ट तो आएंगे नहीं, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। उन दोनों की बात दादाजी को भी सही लगती है। जिस पर मिसेस मित्तल कुछ नहीं कहती है। जिसके बाद सभी डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद वीर सभी से कहता है, मुझे आप सभी लोगों से कुछ कहना है, खासकर दादाजी आपसे। मुझे पता है मेरा ये फैसला आप सबको शायद पसंद नहीं आएगा, लेकिन ये रिया के लिए सही रहेगा। वीर की बात सुनकर रिया का दिल जोरों से धड़कने लगता है। वही दादी जी वीर की बात सुनकर उससे कहते हैं, हाँ बेटा बताओ क्या बात है? जिस पर वीर कहता है, दादाजी मैंने ये तय किया है कि कल मेरी शादी के साथ साथ रिया और अभय की भी शादी करवा दी जाए। उसकी बात सुनकर रिया का दिल और ज्यादा धड़कने लगता है। वही दादाजी वीर से कुछ कहते हैं, लेकिन उससे पहले ही वीर फिर से बोल पड़ता है, जानता हूं कि आप लोगों के मन में बहुत से सवाल घूम रहे होंगे, लेकिन विश्वास कीजिए मेरा रिया के लिए अभय जैसे लड़का कहीं नहीं मिलेगा और अभय रिया को पसंद भी करता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इसके लिए राजी हो जाइए। तब दादाजी कहते हैं, वीर अगर तुम्हें सही लगता है और रिया को, तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार तुम रिया से पूछ लो आखिर वो क्या चाहती है। जिस पर वीर रिया की तरफ देखता है और उससे पूछता है, रिया तुम क्या चाहती हो? अगर तुम्हें ये शादी नहीं करनी है तो कोई जबरदस्ती नहीं है, तुम्हें कोई भी फोर्स नहीं करेगा। जिस पर रिया अपना सर झुकाते हुए कहती है, भाई आपको जैसा लगता है वैसे करिए, क्योंकि मुझे पता है आप हमारा कभी गलत नहीं चाहोगे। उसकी बात सुनकर काव्या तुरंत चाहते हुए कहती है, तो फिर तय रहा है, कल यहाँ पर दो मंडप लगेंगे। जिस पर वीर कहता है, 2 नहीं 3, एक सौम्या और राज का भी। उसकी बात सुनकर काव्या और ज्यादा खुश हो गई और खुशी से उछलते हुए सभी से कहती है, ये कल यहाँ पर 3 शादियाँ होगी, कितना मजा आएगा कल। चैप्टर 95। तो चलिए शुरू करते हैं इस नावेल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। काव्या की बात सुनकर सभी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वही मिसेस मित्तल अपने बच्चों को देखकर थोड़ी इमोशनल हो जाती है, लेकिन वो अपने आंसू को बाहर नहीं आने देती है। इधर वीर सभी को देखकर कहता है, तो फिर तय रहा है, कल 3 शादियां होगी, उसके लिए तैयारी भी करनी होगी, इसलिए आप लोगों को जो लगे वो कर देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। और कुछ समझ में ना आए तो काया है यहाँ पर, आज उससे करवा लेना। जिस पर काया वीर की तरफ देखती है, तुम मुझे बलि का बकरा बना रहे हो, मुझे पहले से इतने काम है। जिस पर वीर कहता है, हाँ तो क्या हुआ, वो काम तो तू यही से कर सकती हूँ, और मैंने पता किया है आज कोई तेरी मीटिंग नहीं है, इसलिए तू चुपचाप यही रहे और इन लोगों की हेल्प कर, मैं जा रहा हूँ, कंपनी सब संभाल लूंगा। उसके बाद वो प्रिया के पास जाता है और उसके माथे को चूम कर कहता है, ख्याल रखना अपना। जिस पर काव्या वीर और प्रिया को चिढ़ाते हुए कहती है, हम कुछ तो करो, शर्म करो भाई, ऐसे सबके सामने अपना रोमांस कर रहे हो, ऐसे कर हम सिंगल लोगों को जलाओ तो नहीं। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। वही प्रिया शर्मा जाती है और वो अपना सर नीचे कर लेती है। उसके बाद वीर वहां से चला जाता है, काया को यहीं पर छोड़ जाता है। इधर वीर जल्दी से अपनी कार में बैठता है और वहां से सीधा अपने कंपनी चला जाता है। रास्ते में वीर अभय को कॉल करता है और उससे कहता है, तुम सब लोग शाम तक भी पहले साथ जाना। जिस पर अभय कहता है, लेकिन किस लिए? तब वीर कहता है, तुम्हारी शादी और सौम्या की शादी के लिए। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है। उधर दूसरी तरफ अभय वीर की बातों समझ में नहीं आया कि वीर उससे क्या कहना चाहता था, लेकिन थोड़ी देर बाद जब अभय को समझ में आया कि वीर ने उससे क्या कहा, तब वो खुशी से उछल पड़ा और कहा, मेरी शादी रिया से होने वाली है यानी। लेकिन फिर अभय अपनी खुशी कम करते हुए खुद कहता है, लेकिन रिया मानी कैसे? मुझे रिया से बात करनी होगी, कहीं उसने ये फैसला दबाव में आकर तो नहीं किया है। इतना कहकर वो रिया को कॉल करता है। उधर रिया अपने कमरे में अभी हुई बातों को सोच रही थी कि तभी उसका फोन बजने लगा। जिस पर रिया ने देखा कि अभय उसे कॉल कर रहा है। जिस पर रिया की धड़कनें एकदम से बढ़
गई तब रिया अपने सीने में हाथ में रखकर खुद से कहती है, ये हमें क्या हो जाता है जब भी अभय का जिक्र होता है। ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ हमारे साथ। अभय का कॉल बजकर बंद हो गया था, तभी फिर से एक बार अभय की कॉल आती है। इस बार रिया उसका कॉल पिक कर लेती है और अपने कान में लगा लेती है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। लेकिन उधर से अभय की आवाज़ आती है, हेलो प्रिया हेलो। जिस पर रिया कहती है हम बोलने पर अभय रिया से कहता है, रिया मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने ये फैसला कोई दबाव में आकर तो नहीं किया। देखो रिया, अगर तुम ये शादी नहीं करना चाहती हो तो हम ये शादी नहीं करेंगे और मैं इस बारे में वीर से भी बात कर लूँगा। उसकी बात सुनकर रिया अभय से कहती है, नहीं अभय ऐसा नहीं है, बल्कि ये फैसला मुझसे पूछ कर ही लिया गया और वीर भाई मेरे साथ कभी गलत कर सकते है, इतना मुझे पता है। रिया की बात सुनकर अभय थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और उसे खुशी होती है कि रिया ने ये फैसला कोई दबाव में आकर नहीं किया है। जिसके बाद दोनों के बीच थोड़ी और बातें होती है और दोनों कॉल कट कर देते हैं। उसके बाद अभय सौम्या और अपनी माँ से कहता है, आप दोनों शाम को तैयार रहना, हमें वी पैलेस जाना है। जिस पर सौम्या अभय से पूछती है किस खुशी में भाई, जिस पर अभय कहता है वो तो सरप्राइज है, वो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। इतना कहने के बाद वो भी अपने विला से सीधा कंपनी के लिए निकल जाता है। यहाँ सौम्या क्यूरियस हो जाती है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। इधर वीर अपनी कंपनी पहुँचता है जहाँ पर राघव उसका इंतजार कर रहा था। वीर अपने केबिन में आकर राघव से पूछता है, कुछ पता चला पार्थ के बारे में। जिस पर राघव कहता है, नहीं सर, अभी तक उसका कुछ भी नहीं पता चला, लेकिन उसकी किसने हेल्प की थी वो पता चल चुका है। और आपको हैरानी होगी, आपने एक नाम तो गैस कर लिया था, लेकिन एक नाम ऐसा है जो आप सोच भी नहीं सकते थे। जिस पर वीर राघव से कहता है, अगर पहेली बुझाना हो गया हो तो नाम बताओ। जिस पर राघव हड़बड़ा जाता है और कहता है, सर उसका नाम है शालिनी राठौर है। ये नाम सुनकर वीर कुछ रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि वीर को अंदर ही अंदर शक हो रहा था, हो न हो इसमें शालिनी का हाथ हो सकता था। और यही हुआ। कुछ सोचकर वो राघव से कहता है, उन तीनों के ऊपर नजर रखना और कुछ अजीब लगे तो बताना। जिस पर राघव यस सर कहकर उसके केबिन से चला गया। उसके बाद वीर अपने काम पर लग गया। इधर इन सब से दूर एक बंद पड़ी फैक्ट्री के अंदर एक छोटे से रूम में हल्की हल्की लाइट जल रही थी। वहां पर 3 लोग बैठे थे। उसमें से एक लड़की थी जिसने पूरे ब्लैक आउटफिट पहना हुआ था, और एक लड़का था जिसके कपड़े थोड़े फटे हुए थे, और एक करीब 50 के करीब का आदमी बैठा हुआ था जिसने एक बिजनेस सूट पहना हुआ था। तभी वही आदमी उस लड़की से बोलता है, तो शालिनी अब जब तुम्हें सब पता लग ही गया है तो मुझे प्रिया चाहिए किसी भी कीमत पर। तो आप लोग जान ही गए होने कि ये तीनों कौन है। ये तीनों और कोई नहीं बल्कि शालिनी, मिस्टर माथुर और पार्थ है। पार्थ ने शालिनी को सब कुछ बता दिया था वीर के बारे में, ये भी कि मिस्टर वी और कोई नहीं वीर ही है। जिसे सुनकर शालिनी के दिमाग में अलग ही प्लान चल रहा था कि तभी उसे मिस्टर माथुर की आवाज सुनाई पड़ी। जिसे सुनने के बाद शालिनी ने मिस्टर माथुर की तरफ देखा और कहा, वो आप चिंता मत करो प्रिया, आपको मिल जाएगी, मुझे सिर्फ वीर चाहिए, तभी पार्थ और मुझे उसका सब कुछ। जिस पर शालिनी उसकी तरफ देखती है और कहती है, और वो क्यों? जिस पर पार्थ कहता है, क्योंकि मुझे उससे बदला लेना है। उस 2 टके की लड़की के लिए उसने मुझे जेल भेजा था ना, इसलिए मुझे अब उससे बदला चाहिए। मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी पार्थ को ये नहीं पता है कि सिया और काव्या उसकी सगी बहनें हैं, इसलिए पार्थ को लगता है उसने अपनी मुंह बोली बहन के लिए उसको जेल भेज दिया। लेकिन कैसे भी हो उसकी बहन तो थी न, ये छोटी सी बात पार्थ के पल्ले नहीं पड़ रही थी। उसकी बात सुनकर शालिनी उसे कुछ कहती है, लेकिन मिस्टर माथुर उसे रोक देते हैं। पता नहीं मिस्टर माथुर के दिमाग में क्या चल रहा था कि वो शालिनी को ये बताने से रोक देते हैं कि वो वीर की सगी बहन है, और ये सब पार्थ देख नहीं पाता है, क्योंकि अगर वो देख लेता हो तो वो जरूरत पूछता है। और पार्थ अपने बदले में पहले ही इतना खो चुका था कि वो कुछ सोचना समझना नहीं चाहता था, और यही उसकी गलती उसके ऊपर भारी पड़ने वाली थी। उसके बाद शालिनी पार्थ से कहती है, ठीक है मिल जाएगा, लेकिन तब तक तुम यहाँ इस जगह से बाहर नहीं निकलना, क्योंकि अगर वीर की नज़र तुम पर पड़ गई तो वो तुझे अब की बार छोड़ेगा नहीं, अब की वो सीधा तुझे ऊपर ही पहुंचा देगा। इतना कहकर शालिनी वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद मिस्टर माथुर पार्थ की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वो जो कह गई वो मानना नहीं, तो अब की बार तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। इतना कहकर वो भी वहां से निकल जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद पार्थ चिढ़ते हुए कहता है, मैं क्या छोटा बच्चा हूँ कि जो तुम दोनों की बातें मानूंगा, ये सोच भी कैसे लिया तुम दोनों ने। इधर मिस्टर माथुर जब बाहर आते हैं तो उन्हें शालिनी बाहर ही खड़ी मिलती है। मिस्टर माथुर के आने पर शालिनी उनसे कहती है, मुझे उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसलिए ध्यान रखना उसका, नहीं तो वो हम दोनों को लेकर डूबेगा। इतना कहकर शालिनी अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाती है, और उसके बाद मिस्टर माथुर भी वहां से निकल जाते हैं। साथ में उन्होंने अपने कुछ आदमी वहां पर छोड़ दिए थे ताकि वो पार्थ का ध्यान रख सके, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं है कब क्या कर दे। चैप्टर 96। तो चलिए शुरू करते हैं इस नावल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। इधर वीर कंपनी में काम कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो राघव को फिर से बुलाता है। उसके बुलाने के कुछ देर बाद उसके
केबिन का डोर नॉक होता है जिस पर वीर अंदर आने को कहता है। तब राघव अंदर आता है। राघव के आने पर वीर राघव से कहता है मैं तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूं, तुम्हारे मोबाइल वहां जाओ टीम के साथ, वहीं पर तुम्हें पार्थ मिलेगा, लेकिन ध्यान रहे कि उसे पता नहीं चलना चाहिए कि उसे मैंने ही पकड़वाया है। उसकी बात सुनकर राघव यस सर कहकर निकल जाता है। राघव केबिन के बाहर जाकर वो काया को कॉल करता है। कुछ ही देर में काया उसका कॉल पिक करती है और राघव से पूछती है हाँ राघव बोलो क्या बात है। जिस पर राघव कहता है उसका पता चल चुका है, इसलिए टीम को रेडी करो, हम कुछ ही देर में निकलेंगे। जिस पर काया ओके कहकर कॉल कट कर देती है। उसके बाद राघव वहां से निकल जाता है। इधर वी पैलेस में काया अभय को कॉल करती है और उससे कहती है जितनी जल्दी हो सके यहाँ आओ, क्योंकि उसका पता चल चुका है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। जिस पर अभय कहता है ओके पहुँचता हूँ, इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है। उसके करीब 20 मिनट बाद ही अभय अपने परिवार के साथ वी पैलेस पहुँच जाता है। उसने आते ही काया को इशारा कर देता है, जिसका इशारा समझकर वो प्रिया से कहती है प्रिया मुझे अभी निकलना होगा, काम आ गया है, एजेंट है ना इसलिए संभाल लेना है। जिस पर प्रिया कहती है ओके कोई नहीं तुम जाओ, मैं हूं ना यहाँ पर, सब संभाल लूंगी। जिस पर काया गले लगती है और बाद में वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद ही प्रिया किसी को मैसेज भेज देती है। उसके बाद जाती हुई काया और देखती है और अपने मन में कहती है आई होप तुम ठीक से लौट आयो, क्योंकि उन दोनों ने उसकी सिक्योरिटी बहुत टाइट रखी है। इधर काया पैलेस से बाहर आकर किसी को कॉल करती है और कहती है सब लोग तैयार हो जाओ और जहाँ पर राघव ने कहा है वहाँ जल्दी से पहुँचो, इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है। फिर उसके बाद वो अपनी कार में बैठकर स्पीड से वहाँ से निकल जाती है। इधर उसके जाने के बाद वी पैलेस से कुछ दूरी पर एक आदमी जिसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था वो किसी को कॉल करता है और कहता है बॉस वो यहाँ से निकल चुकी है, अब कोई दिक्कत नहीं है, हम उन पर अटैक कर सकते हैं। जिस पर उधर से कुछ कहा जाता है। उसे सुनकर वो आदमी कॉल कट कर देता है। उसके बाद वो वहाँ से जाने को होता है कि तभी एक बुलेट आती है और उसे सर के बीच से लगकर आर पार हो जाती है और वो आदमी वहीं पर मर जाता है। उसको कुछ समझने को मौका भी नहीं मिला था। इधर वीर अपने केबिन में काम कर रहा था, तभी जेनी उससे कहती है बड़ी वी पैलेस की तरफ खतरा बढ़ रहा है, आपको कुछ करना होगा जल्दी ही, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जिस पर वीर कहता है क्या। फिर वीर तुरंत ही होश में आता है और वो काया को कॉल करता है, लेकिन काया उसका कॉल उठाती है तो वो अभय को कॉल करता है। कुछ ही देर में अभय उसका कॉल उठा लेता है। जिस पर वीर कहता है अभय तुम कहाँ हो। जिस पर अभय कहता है मैं यहाँ वी पैलेस आ गया हूँ, क्यों क्या हो गया और तुम इतने घबराए हुए क्यों हो। जिस पर वीर कहता है अभय वहाँ पर सब ठीक तो है ना, कुछ वहाँ हुआ तो नहीं है। जिस पर अभय कहता है नहीं तो कुछ भी नहीं हुआ है। तब वीर कहता है तुम एक काम करो, सभी बॉडीगार्ड को अलर्ट कर दो, क्योंकि मुझे शक है कोई वी पैलेस पर अटैक करने वाला है और हो सकते सभी लोगों को अपने सामने रखना, समझे। मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, सब लोगों को हाल में इकट्ठा करना, खासकर मारिया और काव्या को। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है और वो जल्दी से कंपनी से निकल जाता है। इधर काया टीम के साथ उसी फैक्ट्री में पहुंचती है जहां पर पार्थ था। उसकी टीम में करीब 6 लोग थे और सभी आसपास देखकर अंदर जाने की तैयारी में लगे थे। काया ने देखा यहां पर मिस्टर माथुर के आदमी चारों तरफ फैले हुए हैं, जिसे देखकर कहती है तो इसका मतलब मेरा शक सही था, ये इसी का काम है, क्या घटिया इंसान है। उसके बाद काया सबको इशारा करती है कि सभी लोग तैयार हो जाए, जिसका इशारा समझकर सब लोग तैयार हो जाते हैं अटैक करने के लिए। थोड़ी देर बाद काया अपनी टीम के साथ सभी आदमियों को मारते हुए फैक्ट्री के अंदर जा रही थी। इधर वीर रास्ते में किसी को कॉल करता है और कहता है डेविल फोर्स तैयार करो और एक टीम वी पैलेस जल्दी से भेजो, और एक मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ वहां पर भेजो और खुद भी जाओ। जिस पर उधर से डेविड कहता है जी बॉस, इतना कहकर दोनों कॉल कट कर देते हैं। वही वी पैलेस में अभय सभी बॉडीगार्ड को अलर्ट कर देता है, उसके सभी मेंबर को हाल में इकट्ठा कर देता है। सभी लोग हाल में आने के बाद सौम्या अभय से पूछती है भाई क्या हुआ है, आप इतने घबराए क्यों हैं और हम लोगों को एक साथ क्यों बुलाया है। जिस पर अभय सबकी तरफ देखता है, जिनके चेहरों पर भी यही सवाल दिख रहा था सिवाय प्रिया के। तभी प्रिया आगे आती है और अभय के पास खड़ी होकर सबकी तरफ देखती है, देखिए आप लोग पैनिक मत होना, लेकिन अभी कुछ देर बाद यहाँ पर अटैक होने वाला है। उसकी यही बात सुनकर मिसेस मित्तल और सौम्या की माँ पैनिक होने लगते हैं, लेकिन बाकी सभी के चेहरे सामान्य रहते हैं, खासकर दादाजी। मिसेस मित्तल प्रिया से कहती है क्या, लेकिन कौन अटैक करने वाला है और क्यों। जिस पर प्रिया कहती है हम अभी तो ये इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, क्यों, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। फिर वो सौम्या, रिया और काव्या की तरफ देखती है और तुम तीनों तैयार हो जाओ, खासकर सौम्या और रिया तुम दोनों। जिस पर दोनों घबरा जाती है। रिया कहती है ये क्या कह रही है तू, मैं क्यों तैयार हो जाओ। तभी सौम्या भी कहती है हाँ प्रिया हम क्यों तैयार हो जाए। तब प्रिया काव्या की तरफ देखती है, तुम ही इन दोनों को जल्दी से समझाओ और इन दोनों के एक एक गन दे देने, क्यों कि मुझे बाहर भी देखना, क्योंकि अब अटैक कभी भी हो सकता है। तभी बाहर से फायरिंग की आवाज आने लगती है। जिस पर काव्या कहती है होने वाला नहीं है, हो गया है अटैक। उसके काव्या अपने पास से 2 गन निकालती है, रिया और सौम्या के हाथों में पकड़ा देती है और कहती है चलो अब तैयार हो जाओ। वही रिया और सौम्या अपने हाथों में गन देखकर तो घबरा ही गई।
थी, जिस पर काव्या कहती है तुम दोनों ऐसे घबराते रही तो हम सब ऊपर पहुंच जाएंगे, चलो तैयार हो जाओ और बाहर आ जाओ। यहाँ सिर्फ दादाजी, माँ और आंटी ही रहेगी और तुम दोनों में से एक यहाँ रहेगा ताकि कोई अगर यहाँ तक आ जाए तो उसे मार सको, वो तुम दोनों डिसाइड कर लो जल्दी से भी। अभय और प्रिया दोनों बाहर निकल चुके थे। प्रिया अपने क्वीन के अवतार में आ गई थी और उसने अपने हाथों में एक बड़ी सी गन पकड़ी हुई थी। वही हाल अभय को, हाथ दोनों एक साथ विला से बाहर कदम से रखते ही फायर करना शुरू कर देते हैं। बाहर के हालत बहुत खराब हो गए थे क्योंकि जो लोग आए थे अटैक करने वो बहुत बड़ी तादाद में थे, जिन्हें संभालने में अभय और प्रिया को थोड़ी दिक्कत हो रही थी। प्रिया फायरिंग करते हुए अपनी हाथ में पहनी हुई वॉच में एक बटन प्रेस कर देती है, जिस वजह क्वीन के बॉडीगार्ड जो आसपास होकर वी पैलेस की सेफ्टी कर रहे थे वो सभी भी आ जाते हैं। चैप्टर 97। तो चलिए शुरू करते हैं इस नावल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। क्वीन के बॉडीगार्ड के आने पर अभय और प्रिया को थोड़ी हेल्प मिल जाती है। वही पैलेस के अंदर दोनों ने अभी डिसाइड नहीं किया था कि कौन काव्या के साथ बाहर जाएगा, जिस पर काव्या दोनों से कहती है तुम दोनों ऐसा सोचोगे तक हम सब ऊपर ही चले जाएंगे। इतना कहने के बाद काव्या रिया के एक हाथ को पकड़ती है और सौम्या से कहती है सौम्या दी अब आप यहाँ संभाल लेना, अगर कोई भी अंदर आए तो उसे सीधा शूट कर देना। इतना कहने के बाद काव्या रिया को वहाँ से ले जाती है। उसके ऐसे करने से रिया होश में आती है और काव्या से कहती है अरे काव्या रुक न, ये मुझसे नहीं होगा। जिस पर काव्या कहती है तो कब होगा, जब कोई अपना मरेगा तब। जिस पर रिया अपना सर नीचे कर लेती है। तब काव्या कहती है दी आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती है, अगर आप ऐसे रहोगे तो कैसे जियोगे। जिस पर रिया उससे कुछ कहने को होती है। तब काव्या उससे कहती है बस दी अगर आपको नहीं आना तो मत आओ, लेकिन ये आप बेफजूल की बातें तो मुझसे करना ही मत। इतना कहकर वो रिया को वहीं पर छोड़कर चली जाती है। वही रिया वैसे ही वहीं पर खड़ी रह जाती है और काव्या की कही हुई बातों को सोचने लगती है। इधर वीर के कार पैलेस के अंदर आकर रुकती है, जिस पर सभी रुक जाते हैं और वो उधर देखने लगते हैं क्योंकि वीर की कार एकदम से आकर रुकी थी, जिस वजह से जो भी उसके सामने आया था वो उसकी कार से कुचल गया था। ये देखकर कुछ आदमी बहुत डर गए थे, लेकिन उन लोगों को जिस काम के लिए यहाँ भेजा गया था अगर उन्होंने वो काम नहीं किया तो वो बहुत बुरा मारे जाएंगे। ये सोचकर वो सभी फिर से शुरू हो गए। वही वीर कार से जल्दी से उतरा, उसके हाथ में एक बड़ी सी राइफल थी। कार सर उतरकर उसने भी फायरिंग शुरू कर दी। अब तक इतने लोग मारे जा चुके थे कि गिनती नहीं की सकती थी, लेकिन फिर वो आदमी कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। इधर काव्या भी बाहर आते ही उसने भी सभी के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी और एक एक करके सबको मौत के घाट उतराने लगी। यही हाल इधर फैक्ट्री का था कि इतने लोगों के मारने के बावजूद भी अभी तक काया और उसकी टीम पार्थ के पास नहीं पहुंच पाई थी, जिन्हें देखकर काया कहती है ये साला कौन सी फैक्ट्री है कि ये सारे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, जितने मारो उतने फिर से आ जाते हैं। तभी वहां पर क्वीन के बॉडीगार्ड आ जाते हैं, जिसे देखकर काया कहती है अब तो तुम गए, अब क्वीन के आदमी से कौन बचेगा। और थोड़ी देर बाद क्वीन के बॉडीगार्ड ने मिलकर सभी आदमियों को मार दिया, जिस पर काया अपनी टीम के साथ उसी कमरे की तरफ जाती है जहां पर पार्थ को रखा गया था। उस कमरे के बाहर ताला लगा हुआ था, जिस पर काया अपनी गन फायर करके वो ताला तोड़ देती है और उस कमरे के अंदर चली जाती है। अंदर जाकर देखती है कमरे में हल्की लाइट जल रही है। वही एक कोने में एक छोटा सा बेड लगा हुआ था, वहां पर कोई सो रहा था, जिसे देख कर काया अपने टीम से कहती है ये महाशय यहाँ सोए हुए है और हम लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं। काया उसके पास कर उसके बम पर एक लात मारती है और कहती है अब तो तू क्या बेटा। उसके लात मारने पर पार्थ नींद से जागता है और वो उठकर देखता है। उन लोगों को देखकर घबरा जाता है। वो कुछ कहता है कि काया उसके सर पर अपनी गन के पिछला हिस्सा इतने जोर से उसके सर पर मारती है कि पार्थ तुरंत बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर कहती है ले चलो इसे, हमें वी पैलेस जल्दी पहुंचना है क्योंकि वहां पर अटैक हो गया। जिस पर उसकी टीम में से 2 लोग आगे आते हैं और पार्थ को लेकर वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद काया अपने बचे हुए मेंबर और क्वीन के बॉडीगार्ड के साथ वहां से निकल जाती है। वहां से निकलने के बाद ही उस फैक्ट्री एक धमाका होता है, जिसमें सब धू धू कर जलने लगता है क्योंकि वहां पर ड्रग भारी मात्रा में रखा हुआ था जो मिस्टर माथुर बेचते थे, वो सब कुछ धू धू कर जलने लगता है। इधर वी पैलेस में काव्या एक एक करके सबको मारने में लगी हुई थी, बिना ये देखे कि कोई उसके पीछे से वार करने वाला है और वो उसके पास आ रहा था। वो आदमी अपनी हाथ में एक हॉकी स्टिक लिए था, वो काव्या के पास कर उसके ऊपर वार करने ही वाला था कि तभी एक गोली आती है और उसके सर में सीधे जाकर लग जाती है और वो आदमी काव्या के साइड में गिर जाता है। जिस पर काव्या पीछे मुड़कर देखती है तो पहले वो आदमी देखती है, फिर वो उस तरफ देखती है जहाँ से वो बुलेट आकर इस आदमी में लगी थी, तो उसे उस तरफ रिया खड़ी हुई दिखाई देती है जो गन ताने खड़ी हुई थी। ये देखकर काव्या कहती है बेस्ट शॉट दी, चलो अब शुरू हो जाओ। जिस पर रिया और काव्या दोनों शुरू हो जाती है और चारों तरफ घूम घूम कर सबको एक एक करके मारने
लगती है तभी वहां पर वीर की आर्मी आ जाती है और वो सबको मारने लगती है और कुछ ही देर में सब मारे जाते हैं, जिसके बाद सब वहीं पर धम से बैठ जाते हैं क्योंकि सभी लोग बहुत बुरी तरीके से थक गए थे, खासकर अभय और प्रिया। प्रिया जमीन में बैठकर गहरी गहरी सांस लेने लगती है, साथ में उसके नाक से खून निकलने लगता है और उसे चक्कर भी आने लगता है। अगले ही पल वो बेहोश हो जाती है कि तभी उसे कोई आकर गले लगा लेता है। ये और कोई नहीं, वीर ही था, जिसने देख लिया था कि प्रिया की हालत बहुत खराब हो गई है, इसलिए उसने पहले ही सारा इंतजाम कर लिया था। उसने पहले ही डॉक्टर को बुला लिया था, जिस पर वीर तुरंत उठा कर उसे अंदर ले जाता है और अंदर आकर उसे हाल में लगे बड़े सोफे में उसे आराम से लिटा देता है, जिस पर डॉक्टर चेक करते हैं। जिस पर डॉक्टर वीर की तरफ देखते हैं, तब वीर अपनी जेब से उस डॉक्टर कुछ निकाल कर देता है। ये और कुछ नहीं, ये प्रिया की बीमारी का एंटीडोट था। डॉक्टर वो लेकर उसे सिरिंज में भरकर प्रिया को लगा देता है, जिसके लगाने के बाद वो डॉक्टर वीर से कहता है, सर हमें जल्द से जल्द कोई ऐसा एंटीडोट बनाना होगा जिससे ये बिल्कुल ठीक हो जाए। जिस पर वीर अपना सर हाँ में हिला देता है। उसके बाद डॉक्टर वहां से चला जाता है, जिसके बाद सभी लोग हाल में आ जाते हैं और सबके चेहरों और कपड़ों पर खून लगा हुआ था, जिसे देखकर मिसेस मित्तल एक बार को तो डर गई। तभी वीर की नज़र पूरे हाल में गई, जहां पर करीब 10 आदमी पड़े हुए थे, जिसका मतलब था कुछ लोग अंदर भी आ गए थे। फिर वो चारों तरफ देखता है और उसकी नज़र सौम्या के ऊपर चली जाती है, जिसने अपने हाथ में गन पकड़ी हुई थी और उसके चेहरे से पसीना भी निकल रहा था। तब वीर सौम्या से पूछता है, सौम्या तुम ठीक हो न? जिस पर सौम्या वीर की तरफ देखती है और कहती है, हाँ भाई मैं ठीक हूँ। उसके बाद वीर काव्या और रिया की तरफ देखता है और उन दोनों पूछता है, और तुम दोनों? जिस पर काव्या कहती है, हाँ भाई मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या होगा, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता है, बाकी मुझे रियादी का नहीं पता। जिस पर रिया कहती है, हाँ मुझे पता है कि तुझे कुछ नहीं हो सकता है, अब वो आदमी तुम्हारे सर पर मार देता तो तुझे पता चलता। वो तो अच्छा हुआ कि मैं वहां पर टाइम पर आ गई और मैंने उसे मार दिया, नहीं तो तेरा क्या होगा ये भगवान ही जानता था। उन दोनों को ऐसे देखकर वीर के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और अभय के भी। तभी उन सभी को बाहर कार रुकने की आवाज आई, जिस पर वीर समझ गया कि काया आ गई है पार्थ को लेकर। तभी दो आदमी पार्थ को घसीटते हुए लाकर विहाल पर पटक देते हैं, जिस वजह से पार्थ के सर में बहुत तेज लगती है और उसे होश में आ जाता है। ये देखकर वीर सौम्या से कहता है, सौम्या दादाजी माँ और आंटी को लेकर अंदर जाओ। जिस पर सौम्या उन सभी को ले कर अंदर चली जाती है। पार्थ को जब होश आता है तो वो इधर उधर देखता है और वो जानने की कोशिश करता है कि वो कहाँ है। जैसे वो जानी पहचानी चीजें देखता है तो उसका दिल धकने लगता है। फिर उसकी नज़र अपने सामने खड़े लोगों के ऊपर जाती है, जिसे देखकर उसकी जान सूख जाती है, खास कर वीर को देखकर, क्योंकि वो जान गया था कि आज उसकी मौत पक्की है। अब वो कुछ नहीं कर सकता है। वहीं रिया पार्थ को देखकर पैनिक करने लगती है, जिस पर अभय उसके पास आता है और उसे अपने गले लगाते हुए कहता है, रिया शांत हो जाओ, वो अब तुम्हें कुछ नहीं कर सकता है। जिस पर रिया अभय की आंखों में उम्मीद भरी नजरों से देखती है, जैसे वो जानना चाहती हो कि अभय जो कह रहा है सच कह रहा है या झूठ। अभय भी उसकी बात समझ जाता है, इसलिए वो उससे कहता है, कुछ नहीं होगा रिया, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इतना कहकर वो उसे गले लगा लेता है, जिस पर रिया की भी पकड़ अभय पर कस जाती है। चैप्टर 98। तो चलिए शुरू करते हैं इस नावल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। पार्थ जब वीर को देखता है तो वो बहुत डर जाता है, लेकिन वो अचानक से हंसने लगता है और वो हंसते हुए कहता है, अच्छा तो तूने मुझे ढूंढ लिया है, लेकिन तू मुझे कुछ नहीं कर सकता है। जिस पर वीर कहता है, और वो क्यों, तुझे ऐसे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ तेरा? जिस पर पार्थ हंसना बंद कर देता है और कहता है, क्योंकि तू अभी भी अपना दोस्त मानता है, इसलिए तू मुझे नहीं मार सकता है। जिस पर सभी वीर की तरफ देखने लगते हैं कि वीर क्या जवाब देता है इसका। पार्थ की बात सुनकर वीर हंसने लगता है, हाँ हाँ हाँ। उसको ऐसे हंसते देखकर पार्थ उसे हैरानी से उसे देखने लगता है। वो सोचने लगता है ऐसे क्या कह दिया उसने जो वीर उसकी बात सुनकर हंसने लगता है। वही वीर हंसते हुए कहता है, सही कहा, मैं तुझे दोस्त अभी भी मानता हूँ। वही जब ये सभी लोग सुनते हैं तो वो निराश हो जाते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता था कि वीर ऐसा कुछ कहेगा। तभी वीर आगे कहता है, लेकिन तूने जो किया है न वो सही नहीं है, इसलिए मैं नहीं मारूंगा तुझे अपनी दोस्ती की खातिर। उसकी बात सुनकर पार्थ कहता है, देखा देखा, मैंने कहा था तू मुझे कुछ नहीं कर सकता है, कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता है, कोई नहीं। जिस पर वीर कहता है, मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा कि तेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि मैं कुछ नहीं करूंगा। मैंने ये नहीं कहा कि यहाँ पर मौजूद लोग तुझे कुछ नहीं कर सकता है, खासकर मेरी बहन। उसकी ये बात सुनकर पार्थ उसकी तरफ देखने लगता है। वही वीर चलता हुए रिया के पास आती है, जो अभी भी अभय के गले लगे हुए थे। वही सभी लोग समझने की कोशिश कर रहे थे कि वीर क्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन काया सब समझ गई। जिस पर काया मुस्करा रही थी। ये देखकर काव्या काया से कहती है, दी आप इतना मुस्करा क्यों रहे हो, और भाई क्या
करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और आप ऐसे मुस्कुरा रही है जैसे आपको सब कुछ समझ आ गया हो। जिस पर काया कहती है हाँ ऐसा ही कुछ समझ ले, लेकिन मैं तुझे बताऊंगी नहीं, क्योंकि अगर बता दिया था तो फिर बाद में देखने में मजा नहीं आएगा। लेकिन काव्या जिद करने लगती है दी बताओ ना क्या वीर भाई क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पर काया कहती है मैंने कहा ना मैं नहीं बताऊंगा तो फिर नहीं बताऊंगी, नहीं नहीं नहीं। जिस पर काव्या का मुंह बन जाता है। वही वीर रिया के पास पहुंचकर पार्थ से कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता हूं तो क्या हुआ, लेकिन मेरी बहन तो कर सकती है, आज तेरा मरना तो तय है। फिर उसके बाद वीर रिया से कहता है रिया अब समय आ गया है कि तू अपने गुनाहगार को खुद सजा दे। जिस पर रिया अभय के गले अगल होती है, वो अभी भी कांप रही थी। वो वीर से कहती है भाई ये मुझसे नहीं होगा। जिस पर अभय रिया से कहता है रिया पहले तो तुम डरना बंद करो, तुम डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पर है तो फिर क्यों इतना डर है, वो कुछ नहीं कर सकता हूँ। जिस पर रिया अपने आप को शांत करती है और अपने भाई की तरफ देखती है तो वीरू से एक वही गन पकड़ा देता है जिससे रिया अभी सभी को मार रहा था। रिया वो गन अपने हाथ में ले लेती है। जिस पर वीर कहता है तुम ये कर सकती हूँ रिया, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। उसी के साथ सभी लोग वहाँ पर जितने लोग थी सभी रिया को यही कहने लगते हैं। ये देख कर पार्थ घबरा जाता है और वो भागने की कोशिश करता है और साथ में वो वीर से कहता है तुम सब ये मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन पार्थ जहाँ जहाँ जाता है वहाँ पर या तो वीर के आदमी आ जाते थे या प्रिया के प्रिया को तो अभी होश नहीं था कि यहाँ क्या हो रहा है। अगर वो होश में रहती है तो वो भी यही करती है। पार्थ भागने की कोशिश कर रहा था, इधर रिया ने पार्थ के ऊपर गन तान देती है। वही सभी लोग अभी भी रिया का आत्मविश्वास बढ़ा रहे थे। वो सब वही बार दोहरा रहे थे जो कि वीर ने कहा था। इससे रिया के अंदर आत्मविश्वास बढ़ गया था। रिया अपने मन में कहती है मैं ये कर सकती हूँ रिया, ये तू कर सकती है। इसी सोच के साथ रिया ने फायर कर दिया था और एक गोली सीधे पार्थ के पीठ पर जा लगी। जिस पर पार्थ जो भागने की कोशिश कर रहा था वो एक जगह पर रुक गया और धीरे से पीछे मुड़ा। जिस तरफ सभी लोग खड़े हुए उसके मुड़ने पर रिया ने फिर से फायर किया। लगातार 5 फायर के बाद रिया रुकी और सामने देखा तो पार्थ जमीन पर अपने घुटने के बल में बैठ गया था और ज्यादातर गोलियां पार्थ के दिल के आसपास लगी थी और एक गोली तो उसके आर पार भी हो गई थी। उसके मुंह से खून निकल रहा था। तभी एक गोली और चली जो रिया ने ही चलाई थी, वो सीधा पार्थ के माथे के बीचों बीच में जा लगी और पार्थ वहीं पर मर गया। ये देखकर रिया वहीं पर धम से बैठ गई और रोने लगी। जिस पर अभय आगे आकर उसे संभाल लेता है। जिस पर रिया अभय के गले लगकर रोने लगती है और रोते हुए बेहोश हो जाती है। जिसे देखकर वीर अभय से कहता है अभय इसे ले जा कमरे में और तुम सब जाओ और अपने अपने कमरे में। उसके बाद वो अपने बॉडीगार्ड की तरफ इशारा करता है यहाँ सब कुछ साफ हो जाना चाहिए मेरे नीचे आने तक। इतना कहकर वो प्रिया को अपनी गोद में उठाता है और वो अपने कमरे की तरफ चला जाता है। उसके बाद बॉडीगार्ड वहां से जितनी भी बॉडी पड़ी थी वो सब वहां से ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहां पर ऐसा होता है कि पता नहीं चल पा रहा था कि अभी कुछ देर पहले इतना बड़ा अटैक हुआ था। वहां पर खून का तो नामो निशान नहीं था। डॉक्टर भी आकर रिया को चेक कर लेते हैं। चेक करने के बाद डॉक्टर अभय से कहती है इन्होंने कुछ ज्यादा स्ट्रेस ले लिया है इसलिए वो बेहोश हो गई, शाम तक होश आ जाएगा। इधर वीर भी प्रिया को अपने कमरे में लाकर उसके कपड़े चेंज कर उस अच्छे से क्लीन करके उसे आराम से बेड पर लिटा देता है और उसको ब्लैंकेट से कवर कर देता है, क्योंकि उसने प्रिया को कपड़े के नाम पर अपनी एक ओवरसाइज टी शर्ट पहनाई थी। उसके बाद वीर भी फ्रेश होने चला जाता है। इधर माथुर विला में सभी लोग मौजूद थे, शालिनी भी मौजूद थे। सभी लोग बहुत गुस्से में थे, खासकर शालिनी और मिस्टर माथुर, क्योंकि उनका इतना बड़ा प्लान फेल हो गया था। उनको ये उम्मीद नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तभी शालिनी गुस्से में मिस्टर माथुर से कहती है मैंने कहा था उसे अच्छे से रखना कहा था ना, अगर वो पकड़ा गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन आपने मिस्टर माथुर कुछ नहीं किया, आप जानते भी नहीं मिस्टर वी कितना खतरनाक है, लेकिन ये सोचकर कुछ नहीं किया कि वो वीर है। लेकिन आप यही मात खा कर गए मिस्टर माथुर, आपकी एक गलती की वजह से हमारा इतना बड़ा प्लान खराब हो गया। अगर प्लान सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको प्रिया भी मिल जाती है और मुझे मेरा वीर भी। जिस पर मिस्टर माथुर कहते हैं मुझे नहीं पता था कि वीर इतना ताकतवर होगा, मुझे नहीं पता था कि उसके पास इतनी बड़ी फोर्स खुद की होगी। जिस पर शालिनी कहती है आप शायद भूल रहे हैं वो अब एक माफिया किंग है, इसलिए ये तो नॉर्मल बात है, अंडरवर्ल्ड में उसके खिलाफ कोई नहीं जाता है और यहाँ आप तो सीधा उसके घर पर ही अटैक कर दिया। खैर मुझे अब कोई बात नहीं करनी, मैं पहले ही इस प्लान के खिलाफ थी तो इसलिए मेरा नाम कहीं पर नहीं आना चाहिए। अगर गलती से भी मेरा नाम कहीं पर आया तो वीर से पहले मैं ही आप सबको बर्बाद कर दूंगा। आई बात समझ में? इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। चैप्टर 99। तो चलिए शुरू करते हैं इस नावल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। शालिनी के जाने के बाद मिस्टर माथुर भी अपने कमरे में चले जाते हैं और सबको भी अपने कमरे में जाने के लिए कह देते हैं। इधर वीर फ्रेश होकर अपने रूम में आ गया था।
वीर एक बार प्रिया को देखकर वो कमरे से बाहर चला जाता है और वो रिया के रूम की तरफ जाता है जहाँ पर सभी लोग मौजूद थे सिवाय सौम्या की माँ और दादा के बाकी सब लोग। रिया के कमरे में मौजूद थे मिसेस मित्तल रिया के बगल में बैठी हुई और अपने एक हाथ से रिया के सर को सहला रहे थे। तभी मिसेस मित्तल बोलती है, इतना सब कुछ हो गया, तुम लोगों ने मुझे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा। जिस पर काव्या कहती है, कैसे बताते माँ आपको, तो मिस्टर मित्तल से फुर्सत ही नहीं मिलती थी, तो फिर कब बताए माँ आपको, आप सिर्फ एक रिश्ते बचाने के चक्कर में आप क्या खो सकती थी, ये आपको अंदाजा भी है माँ नहीं है। जिस पर मिसेस मित्तल कुछ नहीं कहती है और वो अपना सर झुका लेती है, क्योंकि काव्या सही तो कह रही थी कि उन्होंने एक रिश्ते की बचाने की वजह से उनके अपने बच्चे क्या झेल रहे हैं ये उनको कोई अंदाजा ही नहीं है। अगर मान लो वीर नहीं होता तो रिया का क्या होता है, ये सोचकर ही मिसेस मित्तल का दिल डर से बैठ जाता है। वो इस बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। तभी वीर भी रिया के कमरे में आ जाता है और सबको देख कर कहता है, तुम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो, मैंने तुम सबको कहा था न कि सब अपने अपने कमरे में आराम करो, जा कर फिर यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर काव्या वीर से कहती है, वो भाई मादी से मिलना चाहती थी इसलिए हम सब भी यहाँ आ गए। जिस पर वीर उसे देखने लगा। उसे देखने के बाद वीर ने अपनी माँ को देखा जो रिया के सर अपने हाथ में फेर रही थी। वीर समझ गया कि उसकी माँ को सब कुछ पता चल चुका है। जिस पर वीर सबसे कहता है, आज से उस बारे में कोई भी जिक्र नहीं करेगा, खासकर रिया के सामने। मैं नहीं चाहता हूँ रिया बार बार वही सब सोचे, और वैसे भी कल उसके लिए बहुत बड़ा दिन है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग आराम कर लीजिए जाकर, कल वैसे भी बहुत काम है, कल घर में 3 शादियाँ हैं। जिस पर सभी वहाँ से चले जाते हैं सिवाय काव्या और अभय को छोड़कर। सबके जाने के बाद वीर अभय से कहता है, पता करो राज कहाँ रह गया, इतनी देर हो गई अभी तक, तो उसे आ जाना चाहिए। जिस पर अभय कहता है, उसका मेरे पास मैसेज आया था कि उसकी फ्लाइट लेट हो गई थी मौसम खराब के कारण, इसलिए उसे लेट हो जाएगा, तुम परेशान मत हो, वो आ जाएगा। उसके बाद अभय भी वहाँ से चला जाता है। अब सिर्फ वहाँ पर वीर, काव्या, रिया और उन तीनों की माँ ही वहाँ मौजूद थी। वीर आगे बढ़कर रिया के पास आता है और उसके माथे को चूमकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए वहाँ से चला जाता है। जाते जाते वो रूम की लाइट हल्की डिम कर देता है क्योंकि वो तीनों सो गए थे। उसके बाद वीर वापस अपने रूम की तरफ चला जाता है। रूम में आकर देखता है प्रिया गहरी नींद में सो रही थी, जिसे देखकर वीर के चेहरे पर एक सुकून वाली स्माइल आ गई। वो भी जाकर प्रिया को अपने बाहों में लेकर लेट जाता है। प्रिया भी नींद में ये महसूस कर करके वीर को कसकर गले लगा लेती है, जिस पर वीर मुस्कुरा देता है और उसके माथे को चूम कर कहता है, गुड नाइट बीवी। इतना कहकर वो आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी ही देर में वो भी सो जाता है। अगली सुबह मिसेस मित्तल जल्दी उठ गई थी क्योंकि उनको बहुत सारी तैयारियां करनी थी। राज भी आ गया था। उन तीनों की सीधे शादी ही होने वाली थी, इस वजह से सिर्फ शादी की ही तैयारी करनी थी। काया ने कुछ लोगों को बुला लिया था, जिस वजह से काम कम हो गया था। आज भी पैलेस को देखकर लग रहा था जैसे वो सच में एक महाराजा का महल हो। उसे इतनी अच्छे तरीके से सजाया गया कि अगर एक बार देख ले तो मंत्रमुग्ध हो जाए। लेकिन अभी काव्या और रिया नहीं उठी थी। रिया के कमरे में काव्या रिया को गले लगाए सो रही थी और वही हाल रिया का भी था कि तभी रिया की नींद खुलती है। तब रिया को महसूस होता है कि किसी ने उसे जकड़ा हुआ है। तब रिया अपनी पूरी आंखें खोलकर देखती है तो उसे काव्या दिखाई देती है, जो उसे बच्चों की तरह उसे पकड़े हुए सो रही थी, जिसे देखकर रिया के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। यही हाल इधर वीर के कमरे में था। प्रिया और वीर एक दूसरे को गले लगाए हुए अभी तक सो रहे थे कि तभी वीर की नींद खुलने लगती है। कुछ देर बाद जब वीर की नींद खुलती है तो प्रिया को देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो उसके गालों में किस करते हुए कहते हैं, गुड मॉर्निंग बीवी। जिस पर प्रिया नींद में कहती है, गुड मॉर्निंग वीर, लेकिन अभी मुझे सोने दो, अभी मुझे नींद आ रही है। इतना कह कर वो अपना सर वीर के सीने में छुपा लेती है, जिस पर वीर की हालत खराब होने लगती है और वो प्रिया से कहती है, बीवी ये गलत कर रही है, अगर मैंने अपना कंट्रोल छोड़ दिया ना तो रात के बजाय अभी ही सुहागरात मनानी पड़ जाएगी। बस ये सुनने भर की देर थी कि प्रिया की नींदें एकदम उड़ जाती है और वो अपनी आंखें खोलकर वीर को देखने लगती है और फिर वो अपने आप को देखती है जो कि वीर के ऊपर ही लेटी हुई है। और तो ऊपर से उसने सिर्फ टी शर्ट ही पहनी हुई थी, जिसकी वजह से वीर की हालत और खराब हो गई थी क्योंकि उसने रात में प्रिया के इनरवियर भी निकाल दिए थे। प्रिया वीर के ऊपर से उठने को होती है, लेकिन वीर उसे पकड़कर फिर से अपने ऊपर गिरा लेता है और उससे कहता है, तुम कुछ भूल रही हो बीवी। जिस पर प्रिया उसे देखने लगती है और वो सोचने लगती है अब उसने क्या कर दिया और वो क्या भूल गई। जिस पर वीर कहता है, लगता है तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई बीवी तुम्हारी, चलो मैं ही तुम्हें बता देता हूँ, तुमने अभी मुझे मॉर्निंग किस नहीं दी। जिसे सुनकर प्रिया की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो वीर से कहती है, तुम बहुत बेशर्म होते जा रहे हो वीर, छोड़ो मुझे, जाने दो, मुझे फ्रेश होना, आज तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें क्या याद नहीं है आज हमारी शादी है। जिस पर वीर उससे कहता है, हाँ वो मुझे याद है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे तो नहीं जाने दूंगा, पहले मुझे मॉर्निंग किस दो तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा, नहीं तो आज दिन भर हम दोनों ऐसे ही रहेंगे। चैप्टर 100। तो चलिए शुरू करते हैं इस नावल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। वीर की बात सुनकर प्रिया चिढ़ जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं करती है। ऐसे ही 10 मिनट बीत जाते हैं। प्रिया देखती है वीर उसे छोड़ नहीं रहा है, इसलिए वो थक हार कर वीर को
किस देने के लिए तैयार हो जाती है प्रिया वीर के ऊपर। झुककर उसके होठों पर एक छोटी सी किस करती है और दूर होती, लेकिन तब तक वीर उसके सर को पकड़कर अपने पास कर लिया और अपने होठ उसके होठों से जोड़ दिया और वीर बड़े पैसेनेट के साथ प्रिया को किस करने लगा। वही प्रिया को तो समझ में नहीं आया कि अभी अभी क्या हुआ उसके साथ। जैसे ही उसे समझे में आया तो वो वीर से दूर करने की कोशिश करने लगी। वो उसके कंधे पर मारे जा रही थी, लेकिन वीर को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। उल्टा वो और ज्यादा अग्रेसिव होकर उसे किस करने लगा। वीर महसूस करता है कि प्रिया अपना मुंह नहीं खोल रही है, इसलिए वीर अपने हाथ प्रिया की बॉडी में चलाने हैं, जिस वजह से प्रिया की हालत खराब होने लगती है। वही वीर प्रिया की बॉडी में हाथ चलाते हुए उसके हाथ प्रिया के उभार पर आ जाते हैं और वीर उसे कसकर दबा देता है, जिस वजह से प्रिया की चीख निकल जाती है, लेकिन मुंह बंद होने की वजह उसकी आवाज नहीं निकल पाती है। लेकिन जो वीर को चाहिए था वो हो गया था, प्रिया का मुंह खुल गया था, जिस का फायदा उठाकर वीर उसके मुंह को एक्सप्लोर करने लगता है। थोड़ी देर बाद प्रिया भी उसका साथ देने लगती है, जिस पर वीर बहुत खुश हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे को पैसेनेट के साथ किस करने लगते हैं। लेकिन शायद कुछ लोगों को इनका करीब होने पसंद नहीं आया। अभी ये दोनों एक दूसरे को किस करने में लगे हुए थे कि तभी वीर के कमरे का डोर नॉक होने लगा, जिस पर दोनों डिस्टर्ब हो गए। लेकिन वो दोनों उसे इग्नोर करके फिर से दोनों किस करने लगे, लेकिन बार बार डोर नॉक होने के वजह से दोनों को और ज्यादा चिढ़ होने लगी, इसलिए दोनों अलग हुए। अलग होते ही प्रिया गहरी गहरी सांस लेने लगी, जिस पर वीर उसकी पीठ सहलाने लगा। जब प्रिया नॉर्मल होती है तब वीर कहता है अब जाओ जाकर फ्रेश हो लो, जाकर मैं देखता हूँ कि कौन है जो हम दोनों को डिस्टर्ब करने चला आया। जिस पर प्रिया वहां से वॉशरूम में चली गई। उसके जाने के बाद वीर रूम का डोर खोलता है, तब बाहर काया नजर आती है, जिस पर और ज्यादा चिढ़ जाती है और वो उससे बोलता है तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती है कि सुबह सुबह ऐसे किसी के कमरे में डोर नहीं करते हैं, तुम्हें कैसे ही पता होगा, आखिर तुम्हारा बंदा तुम्हारे साथ कुछ करता ही नहीं होगा। जिस पर काया कहती है मेरे बंदे में बारे मैं कुछ बोला ना, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी समझी, और मैं जानबूझकर नहीं आई हूँ, मुझे यहाँ भेजा गया है प्रिया को लाने के लिए, क्योंकि उसे शाम के लिए तैयार करना है। अब से शुरू करेंगे तब शाम तक वो तैयार हो पाएगी। जिस पर वीर कहता है तुम जाओ मैं उसे लेकर नीचे आ जाऊंगा। इतना कहकर वो उसके मुंह पर डोर बंद कर देता है, जिस पर काया गुस्से में भर जाती है और वो गुस्से में डोर को देखती है। तुम्हारी ये मजाल, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, कोई ऐसे बेस्ट फ्रेंड के साथ करता है क्या, आओ नीचे तब मैं बताऊंगी। यही सब बड़बड़ाते हुए वो नीचे चली जाती है। इधर वीर अपने कमरे में बहुत चिढ़ा हुआ था, चिढ़े भी क्यों ना, आखिर इतना अच्छे मोमेंट में खलल पड़ गया था। लेकिन वीर जल्दी ही अपने आप को नॉर्मल करता है और वहीं पर बैठकर प्रिया का इंतजार करता है, क्योंकि उसे प्रिया से कुछ बात करनी थी। करीब आधे घंटे बाद जब प्रिया शोवर लेकर रूम में आती है तो वीर को ऐसे बैठे देखकर कहती है क्या हुआ वीर, तुम ऐसे क्यों बैठे हो। जिस पर वीर उठकर प्रिया के पास जाता है और उसको सोफे पर आराम से बैठा देता है, और फिर वो जल्दी से सीक्रेट रूम में जाता है और कुछ लेकर वापस आता है। प्रिया देखती है कि वीर के हाथ पर एक सिरिंज था जिसमें कुछ भरा हुआ था, जिस पर वो वीर से पूछती है वीर ये क्या है। जिस पर वीर कहता है ये तुम्हारी जिंदगी है। जिस पर प्रिया कहती है मैं कुछ समझी नहीं वीर, तुम क्या कहना चाहते हो। तब वीर कहता है प्रिया ये एक एंटीडोट है जो तुम्हारे ब्रेन कैंसर को खत्म कर देगा, टाइम लगेगा लेकिन तुम बहुत जल्द नॉर्मल हो जाऊंगी। जिस पर प्रिया की आंखें चमकने लगती है और वो खुश होते हुए वीर से कहती है सच में वीर, मैं पूरी तरह से नॉर्मल हो जाऊंगी। तब वीर अपना सर हाथ में हिला देता है और वो इंजेक्शन प्रिया के हाथ में लगा देता है, जिससे प्रिया को थोड़ा दर्द होता है, लेकिन दर्द तुरंत चला जाता है। उसके बाद प्रिया वीर को गले लगा लेती है, जिस पर वीर प्रिया के सर पर हाथ फेरते हुए कहता है अच्छा अब ठीक है, अब तुम जाओ नीचे, माँ तुम्हें बुला रही है। जिस पर प्रिया वीर के गाल पर किस कर वहां से एकदम से भाग जाती है, जिस पर वीर के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो कहता है बदमाश लड़की। इसके बाद वीर वहां से उसी फ्लोर पर बने जिम रूम में चला जाता है अपनी एक्सरसाइज करने के लिए। जिम रूम में राज और अभय पहले से ही मौजूद थे, यहाँ तक काव्या भी रिया नहीं थी, क्योंकि उसे आज माँ ने मना कर दिया था उसे कमरे से बाहर निकलने पर, और यही हाल सौम्या का भी था। उसे पता चल चुका था कि आज उसकी शादी है राज के साथ, इसलिए वो बहुत खुश थी। इधर वीर जिम रूम में जब पहुंचता है तो राज को देखकर उसे गले लगता है और राज भी वीर के गले लगता है और वीर राज से कहता है कैसा है तू, और वहां पर सब कैसा था। जिस पर राज वीर से कहता है मुझे अब उन लोगों से कोई भी लेना देना नहीं है, वो लोग सिर्फ मुझे इसलिए बुलाना चाहते थे ताकि मैं उनका बिजनेस संभालूं, क्योंकि उनके एक बेटे से उनका पूरा बिजनेस डूबा दिया है, इसलिए मैं वापस चला आया। क्यों कि मुझे ऐसे लोगों से कोई भी नहीं रिश्ता नहीं रखना है जो सिर्फ मुझे ज़रूरत के वक्त पर याद करते हैं। तब क्यों नहीं याद किया था जब मैं दुनिया से ठोकरें खा रहा था। ये कहते हुए उसका गला भर्रा गया था, जिस पर वीर उससे कहता
है शांत हो जा, अब तुम्हें उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, बस ऐसे समझ ले तू अनाथ है और हम सब तो है ना, फिर क्यों तू चिंता कर रहा है। जिस पर राज कहता है आई एम सॉरी यार, मैं कल यहाँ पर नहीं था, तब तुझे कितनी जरूरत महसूस की होगी। जिस पर वीर कहता है तो क्या अब जब कभी ऐसा होगा तब तो तू होगा, अब बस इस टॉपिक पर कोई बात नहीं होगी, चल अब खुश हो जा, तो तेरी शादी है, हम मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे। जिस पर राज थोड़ा सा शर्मा जाता है, जिस पर उसे छेड़ते हुए कहता है ये देखो कैसे भाई शर्माया जा रहा है। उसकी बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं, जिसे देखकर राज वीर के पीठ पर मुक्का जड़ देता है और कहता है वो तो तेरी भी हो रही है, तो तुम्हारे मन में नहीं लड्डू फूट रहे है। जिस पर वीर कहता है मेरे मन में बहुत फूट रहे हैं, लेकिन ये तू मुझे मार क्यों रहा है। इतना कहकर वो भागने लगता है, जिस पर अभय और काव्या हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद अभय, राज और काव्या वहां से चले जाते हैं। अब जिम रूम सिर्फ वीर ही था, जिसके बाद वीर किसी को कॉल करता है और कहता है नजर रखना, क्योंकि आज वो जरूर कुछ न कुछ करेगी। जिस पर उधर कुछ कहा था, जिसे सुनकर वो कॉल कट कर देता है और अपने आप से कहता है मुझे इंतजार है तुम्हारा मिस शालिनी राठौर, कब तू अगली चाल चलोगी। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगता है। इसके बाद वो अपनी एक्सरसाइज करता है। करीब 2 घंटे बाद वो जिम रूम से बाहर निकलता है और अपने कमरे में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। वीर जब अपने कमरे में आता है तो वो देखता है कि उसका ब्रेकफास्ट यहीं पर रखा है, जिसका मतलब वीर समझ जाता है ये और किसी ने उसकी माँ ने यहाँ उसका ब्रेकफास्ट भिजवाया होगा। इसके बाद वीर जल्दी से शावर लेने चला जाता है। अभी के लिए इतना ही, बाकी का आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल ज्वाइन कर लीजिए। Meow.